क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में एक नोवेल भी मेंशन किया गया है और उस नोवेल का नाम है ए टाइगर फॉर मालगुडी। ये नोवेल आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था और वैसे तो ये नोवेल काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक शॉर्ट और कंसाइज वर्जन पढ़ लेना सफिशेंट रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके लिए इस पूरे नोवेल को लिख दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट, थोड़ा सा समराइज करके, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इस नोवेल के ऊपर बना रहा हूँ, तो इसमें तो आपको केवल स्टोरी बताई गई है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं एक बार या दो बार, तो आपको नोवेल का पूरा स्टोरी लाइन, उसका पूरा प्लॉट समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ जिस वीडियो में इससे जुड़े सारे क्वेश्चंस, आंसर, कैरेक्टर स्केच और वो सब रहेगा। तो रिटर्न मटेरियल को मैं अलग वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में पहले आपको इस नोवेल की पूरी स्टोरी पता लग जानी चाहिए। आप अगर नोवेल को नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो से आपको वो नोवेल कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा कि कैसा है। तो हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो नोवेल है, ये नोवेल लिखा गया था आर के नारायण के द्वारा। अब इस नोवेल के पीछे बैकग्राउंड में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली आर के नारायण ने एक बार एक पिक्चर देखी थी, एक इमेज। उस वक्त कुंभ का मेला चल रहा था और कुंभ के मेले में एक बार एक सन्यासी एक टाइगर को अपने साथ में लेकर आता है। वो चल रहा था मेले में बाकी सब सन्यासियों की तरह, और उसके साथ में एक रस्सी से बांधा हुआ टाइगर था। ये टाइगर बिल्कुल भी वायलेंट नहीं था, लोगों पे अटैक नहीं कर रहा था। तो ये जो एक पर्टिकुलर पिक्चर थी, ये अगले दिन न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई और बड़ी चर्चा का विषय बन गई कि कैसे एक टाइगर को एक सन्यासी ने कंट्रोल किया हुआ है। जब इस इमेज को आर के नारायण ने देखा तो उनको प्रेरणा मिली इसके ऊपर एक कहानी लिखने की। तो उन्होंने फिर इस नोवेल को अपने माइंड में बर्थ दिया। ये नोवेल है टाइगर फॉर मालगुडी। यहाँ पर एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी जिसका जिक्र किया गया है और वहाँ पर एक टाइगर की कहानी को बताया गया है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं ये कुछ लाइन्स आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको कहानी को पूरी तरीके से जानने को मिल जाए। मैंने इस पूरे वीडियो को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 1 to 12। लेकिन उनसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अब ये इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ए टाइगर फॉर मालगुडी आर के नारायण का एक यूनिक और डीपली फिलोसॉफिकल नोवेल है जो एनिमल की आंखों से ह्यूमन सोसाइटी की रियलिटी को दिखाता है। यानी कि इस नोवेल में जो टाइगर है वो खुद ही नरेटर है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एक टाइगर, और वो टाइगर खुद ही अपने मुंह से अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बता रहा है। इस नोवेल की सबसे खास बात यह है कि इसकी कहानी एक टाइगर जिसका नाम है राजा, वो खुद सुना रहा है। राजा की जर्नी केवल जंगल से शहर तक की फिजिकल यात्रा नहीं है, बल्कि यह इंस्टिंक्ट से अवेयरनेस, वायलेंस से सेल्फ कंट्रोल और फ्रीडम से एक्सपेक्टेंस तक का एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी इस कहानी का जो मुख्य कैरेक्टर है राजा, ये उसकी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब करता है, उसके बचपन से लेकर बड़े हो जाने तक। और ये सिर्फ एक टाइगर की सिंपल सी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी उसकी इंस्टिंक्ट से अवेयरनेस। टाइगर तो बाय नेचर वायलेंट होते हैं, वायलेंस से लेकर सेल्फ कंट्रोल और फ्रीडम से एक्सेप्टेंस तक का एक स्पिरिचुअल जर्नी बताता है। इस कहानी का जो कैरेक्टर है ना राजा, ही गोज थ्रू ए लॉट ऑफ इमोशंस। वो कई इमोशंस को फील करता है। कभी वो जेल में बंद होता है, कभी वो लोगों के द्वारा मारा जाता है, कभी उसको एक जू में कैप्टिव बना के रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे फेजेस है जिनसे वो टाइगर गुजरता है, और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस से कहीं ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को फील करता है, जिसको ये कहानी बताती है। जैसे जैसे हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। नोवेल की शुरुआत एक नेचुरल वर्ल्ड से होती है, एक जंगल से होती है जहाँ पर लाइफ बहुत सिंपल है। वहाँ के लॉज बिल्कुल क्रूअल नहीं है। यहाँ एनिमल सर्वाइवल के लिए किल करते हैं, डोमिनेशन के लिए नहीं। आमतौर पे जंगलों में जैसा हम लोग सोचते हैं कि एनिमल्स तो वायलेंट होते हैं, वो वायलेंट नहीं है। वो उनके लिए एक सर्वाइवल की टेक्निक है, उनको शिकार करके खाना होता है। तो ऐसे में वो एक नॉर्मल लाइफ है उनके लिए। लेकिन जैसे ही इस जंगल की लाइफ में ह्यूमंस एंटर करते हैं तो वहीं से शुरुआत होती है वायलेंस, फियर और एक्सप्लॉयटेशन की। राजा अपने पिता
अपनी पत्नी और अपने कब्ज को ह्यूमन क्रूएलिटी की वजह से खो देता है और फिर सर्कस, सिनेमा और एंटरटेनमेंट के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बनता है। बहुत कुछ इस कैरेक्टर को झेलना पड़ता है जो कि एक टाइगर है। कैसे वो एक जंगल से निकलकर कभी सर्कस, कभी सिनेमा और कभी एंटरटेनमेंट का पार्ट बनता है। आर के नारायण इस नॉवल के माध्यम से यह दिखाता है कि असली ब्रूटैलिटी एनिमल्स में नहीं बल्कि ह्यूमंस के भीतर होती है। टाइगर एक एनिमल है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वायलेंट होगा, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दूसरों को मारेगा अपने फूड के लिए, लेकिन ह्यूमंस एक्चुअली कभी कभी एनिमल से भी ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर क्रूएलिटी ज़्यादा हो सकती है एक एनिमल से। ऐसी ही कुछ चीज़ों को इस नॉवेल में एक्सप्लोर किया गया है। और फिर इस राजा को आगे जाकर मिलता है एक और कैरेक्टर जिसको इस चैप्टर में कहा गया है द मास्टर। तो बेसिकली इस नोवेल के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो है राजा जो कि टाइगर है और एक है सन्यासी जिसको यहाँ पर मास्टर कहकर बुलाया गया है। ये मास्टर जब टाइगर से मिलता है तो टाइगर की पूरी लाइफ बदल जाती है। जहाँ पहले वो एक अनटेम्ड, एक बहुत ही क्रूअल वायलेंट एनिमल के तौर पर दिखाया जाता है, वहीं पर इस मास्टर से मिलने के बाद में उसकी ज़िंदगी में कई सारी चेंजेस आते हैं और एक एनिमल होकर भी वो स्पिरिचुअल लाइफ एक्सप्लोर करता है। तो इस नॉवेल के जो दो मेन कैरेक्टर्स है, एक कैरेक्टर तो हो गया खुद राजा और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है द मास्टर। तो इन दो लोगों की कहानी को यहाँ पर इस नॉवेल में एक्सप्लोर किया गया है। अब ये क्या है वो सब मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे बताता जाऊँगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस नॉवेल को मैंने टोटल 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है और ये जो पहला चैप्टर है यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें आपको जो कुछ भी पढ़ना है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक स्टोरी बताने का है, ना कि हम लोग क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। तो बेसिक स्टोरी तो बेहतर रहेगा अगर मैं आपको इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स में बताऊँ, तो ये उसी पॉइंट में लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ लाइन्स है जो मुझे आपको पढ़नी है और आपको स्क्रीन पर देखकर मेरे साथ साथ उनको स्टडी करना है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ए टाइगर इज बॉर्न, द लॉ ऑफ द जंगल। चैप्टर 1। अब इसको आप स्क्रीन पर पढ़ते रहिए, मैं यहां पर साइड बाय साइड पढ़ रहा हूं। इस नॉवेल की शुरुआत एक बिल्कुल अलग और प्रभावशाली ढंग से होती है। कहानी का नरेटर कोई इंसान नहीं बल्कि एक टाइगर है। नरेटर का मतलब जो कहानी को सुनाता है, तो वो एक टाइगर है जो अपनी ज़बान में ये कहानी सुना रहा है, जो आगे चलकर राजा के नाम से जाना जाता है। राजा अपनी कहानी खुद सुनाता है और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देता है कि उसकी लाइफ की पहली पहचान फ्रीडम थी। यानी राजा की कहानी शुरुआत होती है फ्रीडम से। वो एक आज़ाद जीव की तरह धरती पर पैदा हुआ था। उसने पैदा होने के साथ ही केवल लिबर्टी और आज़ादी को महसूस किया था। राजा अपने जन्म को याद करते हुए कहता है, आई वॉज बॉर्न इन टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन ग्रास, टॉल ट्रीज एंड रनिंग स्ट्रीम्स। यहाँ पर मैंने इस नॉवेल के कुछ डायलॉग्स और कोटेशंस को भी शामिल किया है ताकि आपको ऐसा फील आए कि आप नॉवेल ही पढ़ रहे हो। इस एक लाइन से राजा का पूरा वर्ल्ड सामने आ जाता है। एक ऐसा जंगल जो मालगुडी टाउन के आसपास फैला हुआ है, जहां नेचर अपने नियमों से चलता है। यह जंगल वायलेंट नहीं है लेकिन डिसिप्लिन्ड है। राजा बताता है कि जंगल में लॉस थे पर वे इंसानों के जैसे क्रूअल नहीं थे। राजा एक बड़ी ही स्पष्ट बात कहता है, द जंगल हैड लॉज बट दे वर नेवर क्रूअल। हम इंसान क्रूअल होते हैं लेकिन जंगल क्रूअल नहीं है उसकी नज़र में। राजा का बचपन इसी जंगल में बीतता है। एनिमल्स यहाँ अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार रहते हैं, यानी जैसा उनको अंदर से फील होता है वो वैसा करते हैं। किलिंग सिर्फ हंगर के लिए होती है, एंटरटेनमेंट या रिवेंज के लिए नहीं। ना तो उनके लिए किसी जानवर का शिकार करना एक मनोरंजन है और ना ही वो किसी को बस ऐसे ही मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं। यहाँ पर एनिमल्स शिकार करते हैं लेकिन ये शिकार होता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। किसी से कोई बदला नहीं लेना, कोई मनोरंजन नहीं है। राजा इस डिफरेंस को बहुत ही फर्मली एस्टेब्लिश करता है एक बात कह के। राजा कहता है, वी किल्ड टू ईट नॉट टू डिस्ट्रॉय। हमें किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना, हम लोगों को मारते हैं ताकि खा सकें।
राजा के अर्ली लाइफ में उसकी मदर जो कि एक टाइग्रेस है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह एक्सपीरियंस्ड है, अलर्ट है और डिसिप्लिन्ड है। ये राजा की माँ है। राजा और उसके सिबलिंग्स का मतलब उसके जो दूसरे भाई बहन हैं पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड करता है, यानी माँ पर डिपेंड करता है। मदर उन्हें कई चीज़ें सिखाती है, हाइड करना, साइलेंस में मूव करना और डेंजर को पहले से सेंस कर लेना। वह राजा को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है। वो राजा को कहती है नेवर एक्सपोज योर सेल्फ इन डे लाइट अनलेस एब्सोल्यूटली नेसेसरी, यानी कि उसकी माँ राजा को बचपन में ही ट्रेन करते हुए ये बात कहती है कि कभी भी अपने आप को डे लाइट में एक्सपोज मत करो, यानी दिन की रोशनी में बाहर निकल कर मत आओ। बिकॉज आसपास ह्यूमंस रहते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं और वो भी हमारा शिकार कर सकते हैं। अगर बहुत नेसेसरी हो तो ही बाहर आओ, अदरवाइज तुम हमेशा रात को शिकार के लिए निकलो। यह इंस्ट्रक्शन सिर्फ नेचुरल एनिमीज के लिए नहीं होती बल्कि उस अनसीन डेंजर के लिए होती है जिसे राजा उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाता। बचपन में छोटा है राजा, अभी वो नहीं जानता कि उसकी माँ उसे क्यों दिन में बाहर निकलने को मना करती है और वो डेंजर क्या है। अब वो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। हालांकि चैप्टर 1 में ह्यूमंस डायरेक्टली कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी प्रेजेंस आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। फॉरेस्ट में कभी दूर से गनशॉट्स की यानी गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, कभी स्मोक की स्मेल आती है और कभी एनिमल्स अचानक से साइलेंट हो जाते हैं। राजा इसे शब्दों में इस तरह रखता है, वी न्यू देयर वॉज समथिंग आउटसाइड आवर वर्ल्ड विच डिड नॉट बिलोंग अस। अभी तक वो एक छोटा टाइगर है ना, वो नहीं जानता कि बाहर दुनिया में इंसान जैसी भी कोई चीज़ रहती है। तो उसको लगता है कि हमारी दुनिया बस ये जंगल है। वो उसी जंगल में पला बड़ा हुआ, उसने हमेशा अपनी माँ एक टाइग्रेस को देखा और वो खुश है। लेकिन उसको धीरे धीरे ये अंदाज़ा होने लगता है कि शायद हमारी दुनिया से आगे कहीं दूर कोई और भी रहता है जिनसे हमें खतरा है, क्योंकि अक्सर गोलियों की आवाज़ आना या फिर स्मोक की स्मेल आना, इससे उसे ये मालूम चलने लगता है कि शायद इस जंगल के बाहर उसके लिए खतरा हो सकता है। यह लाइन पूरे नोवेल का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बताती है और इस पूरे नोवेल का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नेचर वर्सेस ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ये लाइन उसकी फाउंडेशन को रखती है। राजा अपने फादर का भी उल्लेख करता है। ऐसा नहीं है कि केवल माँ के साथ ही रह रहा है, उसके एक फादर भी हैं जो एक पावरफुल और रेस्पेक्टेड टाइगर है। टाइगर फैमिली स्ट्रक्चर में ये जो फादर है ज़्यादा समय कब्ज के साथ नहीं बिताते, यानी राजा और उसके भाई बहनों के साथ उनके पिता का ज़्यादा समय नहीं बीता, लेकिन उनकी प्रेजेंस एक अथॉरिटी की तरह है। राजा अपने फादर को स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस का प्रतीक मानता है। राजा बचपन से ही सिर्फ इंस्टिंक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जर्वेंट भी है। इंस्टिंक्टिव होने का मतलब जैसा अचानक से मन किया उसके हिसाब से काम कर लिया, कोई सनक चढ़ी और कोई काम कर लिया, वो इंस्टिंक्ट के बेस पर। लेकिन राजा ऑब्जर्वेंट भी है, वो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर। वो अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, उन्हें ऑब्जर्व करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह नोटिस करता है कि उसकी मदर पहले से कहीं ज़्यादा अलर्ट रहने लगी है। स्मॉल साउंड्स, कोई अनफेमिलियर सी स्मेल और फॉरेस्ट का बदलता रिदम उसे अनईजी करने लगता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो खतरे को भांपने लगता है। यही वह स्टेज है जहां राजा की लाइफ में पहली बार फियर एंटर करता है। लेकिन यह फियर यानी कि डर किसी वाइल्ड एनिमल से नहीं बल्कि अननोन ह्यूमन प्रेजेंस से जुड़ा होता है। जैसे जैसे टाइगर बड़ा होता है उसकी माँ उसे बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कब तक ह्यूमंस से बचेगा। तो अब उसकी लाइफ में एक नया फेज आता है जहां पर वो ह्यूमंस की प्रेजेंस को फील करता है। राजा यह भी बताता है कि जंगल में कुछ एनिमल्स और भी हैं, जैसे कि एक ऑल यानी कि उल्लू है, उसे देखकर सरकास्टिक तरीके से हूट करते थे। राजा को, जो कि एक टाइगर है, उसे देखकर अक्सर जंगल में रहने वाले जो उल्लू है ना, वो सरकास्टिक का मतलब होता है उसके ऊपर ताने कसना, मजाक उड़ाना, उसके ऊपर व्यंग्य कसना। तो एक ओवल भी बताया गया है कहानी के अंदर जो अक्सर राजा को देखकर ताने कसता है, उसका मजाक उड़ाता है, हूटिंग करता है। ऑल खुद को वाइस समझता था और टाइगर को वायलेंस का सिंबल मानता था। राजा ऑल के बारे में बिटर ऑब्जर्वेशन रखता है। क्योंकि वह बताता है कि ओवल हमेशा ऊपर बैठकर दूसरों पर जजमेंट पास करता था। यह डिटेल दिखाती है कि हिपोक्रेसी सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं बल्कि एनिमल वर्ल्ड में भी मौजूद है। हमें लगता है ना जैसे ह्यूमंस हिपोक्रेट होते हैं, यानी कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और दिखाते हैं। ऐसा है जैसे कि वो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं लेकिन बदले में आपके ही प्रति मन में कोई दुर्भाव रखते हैं। वैसे ही
एनिमल की दुनिया में भी होता है। यहाँ पर जो ओवल है वो राजा को पसंद नहीं करता, उसको लगता है कि राजा के पास में एक टाइगर होने के नाते इतनी ताकत है और वो शायद उस ताकत से जलता था, जेलेसी रखता था, इसीलिए वो टाइगर को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, उसके ऊपर कई प्रकार के ताने कसता था। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि जो हिपोक्रेसी, जो दिखावा और पाखंड हम इंसानों में होता है, कहीं एनिमल्स में भी हो सकता है, बिकॉज राजा का ऑब्जर्वेशन तो यही कर रहा है। चैप्टर 1 में जंगल को एक आइडियल मोरल वर्ल्ड के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर हायरार्की है, पावर है, लेकिन अननेसेसरी क्रूएल्टी नहीं है। राजा खुद को जंगल का ओनर नहीं मानता। राजा ने कभी नहीं बोला कि मैं टाइगर हूँ तो मैं इस जंगल का मालिक हूँ, बल्कि वो अपने आप को जंगल का एक हिस्सा समझता है। और चैप्टर के एंड तक राजा को यह एहसास होने लगता है कि उसकी पीसफुल चाइल्डहुड परमानेंट नहीं है। अभी तक तो वो मज़े कर रहा है, अपनी मदर के प्रोटेक्शन में, फादर के प्रोटेक्शन में बैठा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। फॉरेस्ट का श्रिंकिंग स्पेस, क्योंकि फॉरेस्ट श्रिंकिंग यानी सिकुड़ रहा है, मदर की ग्रोइंग एंग्जाइटी और ह्यूमन इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। अब धीरे धीरे जंगल सिमटते जा रहे हैं क्योंकि गांव बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से ह्यूमंस का इंट्रूजन, इंट्रूजन का मतलब उनकी घुसपैठ यहाँ पर होती जा रही है। इससे ये पता चलता है कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। राजा खुद यह महसूस करता है कि उसका जो फ्री लाइफ है अब वो थ्रेटन्ड है, वो खतरे में है। भले ही डेंजर अभी तक विजिबल नहीं है, उसने अभी किसी ह्यूमन को फेस नहीं किया है, लेकिन राजा ये बात समझने लगा है कि शायद आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें आने वाली है। यहाँ पर चैप्टर 1 एंड होता है। चैप्टर का एंडिंग क्वाइट है, बड़ा लेकिन अनईजी है, क्योंकि आप एक खतरे को भांप सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो होने वाला है राजा की लाइफ में, जैसे किसी स्टॉर्म से पहले की शांति होती है ना, कुछ वैसा ही यहाँ पर चल रहा है। राजा का बचपन यहीं समाप्त होता है और रीडर को मेंटली प्रिपेयर किया जाता है आने वाले संघर्ष के लिए। ये था चैप्टर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। द फर्स्ट शॉक, ह्यूमन वायलेंस एंटर्स द जंगल। यहाँ पर राजा सबसे पहले ह्यूमंस की प्रेजेंस को फील करेगा। तो इसकी कहानी देखते हैं। चैप्टर 2 राजा की लाइफ में पहला बड़ा शॉक और टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। चैप्टर 1 में जो जंगल एक बैलेंस्ड और प्रोटेक्टेड वर्ल्ड की तरह दिखाया गया था, चैप्टर 2 में उसी जंगल की सेफ्टी टूटने लगती है। राजा अब सिर्फ एक प्लेफुल कब यानी कि एक टाइगर का छोटा बच्चा नहीं रह गया है, बल्कि अब वो धीरे धीरे रियलिटी को समझने लगा है। राजा बताता है कि उसकी जो मदर है टाइग्रेस अब पहले से कहीं ज़्यादा अलर्ट रहने लगी थी। वह राजा को ओपन स्पेसेस में जाने से रोकती थी और लगातार बुशेस यानी झाड़ियों के भीतर ही रहने की सलाह देती थी। राजा यह नोटिस करता है कि फॉरेस्ट का रिदम बदल रहा है। बर्ड्स अचानक साइलेंट हो जाते हैं, जैसे वो किसी की प्रेजेंस को फील कर पा रहे हैं। डियर बिना वजह भागने लगते हैं और हवा में स्मोक की एक अनफेमिलियर सी स्मेल कभी कभी आती है। ये बताती है ह्यूमन प्रेजेंस को। हो सकता है आसपास में कहीं इंसान है जो जंगल के इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। राजा को यह बात साफ महसूस होने लगती है कि जंगल के बाहर कोई ऐसी शक्ति एंटर कर रही है जो उनके लॉस को नहीं मानती। राजा इसे अपने शब्दों में कैसे समझाता है? राजा कहता है, फियर एंटर्ड अवर वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड नॉट फ्रॉम विद इन। हम लोग जो जंगल में रहने वाले लोग हैं आपस में एक दूसरे से नहीं डर रहे, लेकिन कोई ऐसा डर है जो बाहर से जंगल में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इस चैप्टर में राजा पहली बार ह्यूमंस को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है। ये ह्यूमंस हंटर के रूप में आते हैं, यानी शिकारी बनकर जंगल में घुसते हैं, जो फॉरेस्ट में गन्स के साथ एंटर होते हैं। उनके फुट स्टेप साइलेंट नहीं होते और उनका प्रेजेंस पूरे जंगल को डिस्टर्ब कर देता है। राजा के लिए गन्स सिर्फ वेपन नहीं है, बल्कि एक अनफेयर पावर का सिंबल है, क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर तो कभी गन्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन ये हंटर अपने साथ में गन लेकर आए, तो गन्स की वजह से हंटर्स को एक एडवांटेज है, वो जानवर को भी कंट्रोल कर सकते हैं इनकी सहायता से। सबसे ट्रेजिक मोमेंट तब आता है जब राजा अपने फादर को खो देता है। राजा का फादर एक पावरफुल और रेस्पेक्टेड टाइगर होता है जिसने कभी ह्यूमंस को खुद प्रोवोक नहीं किया, यानी उसने कभी ह्यूमंस को उकसाया नहीं, उनको जाकर खुद तो डराया नहीं। लेकिन हंटर्स उसे स्पोर्ट और प्राइड के लिए टारगेट बनाता है। हंटर्स को मज़ा आता है जानवरों का शिकार करने में, अपनी ताकत दिखाने में, तो उनके लिए जानवर सिर्फ एक स्पोर्ट और प्राइड है। वन डे फॉरेस्ट में गनशॉट की तेज आवाज़ गूंजती है और राजा को एहसास होता है कि कुछ इररिवर्सिबल हो चुका है, कुछ इतना बुरा हो चुका है उस गोली की वजह से जिसे शायद वापस रिवर्स जो नहीं बदला नहीं जा सकता। क्या हुआ होगा इस गोली की वजह से? राजा अपने फादर को खो देता है। राजा अपने फादर की डेथ को बहुत क्वाइटली नरेट करता है। वह बताता है कि जंगल में रोर नहीं हुआ,
पैनिक यानी कोई घबराहट, कोई डर नहीं हुआ, सिर्फ साइलेंस छा गई। राजा यह समझ जाता है कि ह्यूमन वायलेंस जंगल वायलेंस से फंडामेंटली डिफरेंट है और ये एक बिटर रियलाइजेशन की तरह है, यानी कि उसको एक बात महसूस होती है, बड़ी बिटर है, यानी कि ये जो अनुभव है बड़ा कड़वा है। जब उसने अपने फादर को हंटर्स के से खो दिया तो वो कहता है दे डिड नॉट किल टू ईट, दे किल्ड टू प्रूव देयर पावर। आपको याद होगा तो राजा नोवेल की स्टार्टिंग में कहता है कि हम लोग सिर्फ तब मारते हैं जब हमें खाना होता है, लेकिन उसको आज एक बात समझ में आई कि टाइगर्स को मारा गया, उसके फादर को एक हंटर ने शूट कर दिया। किस लिए किया? क्या वो उसे खाना चाहते थे? नहीं, दे किल्ड टू प्रूव देयर पावर। इन हंटर्स को अपनी ताकत प्रूव करनी थी, इसीलिए उन्होंने उसके फादर को शूट कर दिया। यहाँ पर राजा ने अपने पिता को खो दिया। फादर की डेथ के बाद राजा की मदर पूरी तरीके से बदल जाती है। वह ग्रीफ यानी कि दुख झेल रही है, लेकिन अभी भी डिसिप्लिन है, यानी पूरी तरीके से अनुशासित है। लेकिन अब उसका पूरा फोकस राजा की सर्वाइवल पर है। वो चाहती है कि राजा के साथ कभी वैसा ना हो जैसा उसके फादर के साथ हुआ। वह राजा को ह्यूमंस के साइंस पहचानना सिखाती है। उसे बताती है कि तुम इंसानों को दूर से कैसे पहचान सकते हो, जैसे कोई प्रकार की मेटेलिक स्मेल हो सकता है, तुम्हें किसी मेटल की आवाज़ आए, तुम उसकी स्मेल को पहचानो। कोई ब्रोकन ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है पेड़ों की टहनियाँ, हो सकता है तुम्हें कहीं पर पेड़ों के टहनियों के टूटने की आवाज़ आए या तुम्हें टहनियाँ टूटी हुई मिले या कोई अनफेमिलियर साउंड, तो तुम उससे जान जाओगे कि आसपास कोई इंसान है। राजा की ट्रेनिंग अब सिर्फ हंटिंग की नहीं है, यानी कि उसकी माँ उसे केवल हंट करना नहीं सिखा रही, बल्कि उसको एस्केप, भागना और अवॉइड करना भी सिखा रही है। इस चैप्टर में राजा इमोशनल रूप से भी ग्रो करता है। फादर की लॉस राजा को मैच्योर बना देती है। वह पहली बार समझता है कि स्ट्रेंथ और सेफ्टी एक चीज़ नहीं होती है। मतलब आपके पास में कितनी भी स्ट्रेंथ है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। जंगल स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ह्यूमंस के सामने वल्नरेबल भी हो सकता है। कितना ही जंगल में एक टाइगर स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जब ह्यूमंस उस जंगल में एंटर करेंगे तो वो उस जंगल को वल्नरेबल बना देंगे। वल्नरेबल का मतलब पूरे चांस है कि ह्यूमंस उस जंगल को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे जंगल में टाइगर्स कितने ही पावरफुल बीस्ट क्यों ना हो, लेकिन ह्यूमंस की चालाकी के सामने शायद वो भी वल्नरेबल हो सकते हैं। राजा ऑब्जर्व करता है कि फॉरेस्ट अब धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। मालगुडी का जो टाउन है और उसके आसपास के जो विलेजेस है वो एक्सपेंड कर रहे हैं और फॉरेस्ट बाउंड्री डिस्टर्ब हो रही है। राजा और उसकी मदर डीपर फॉरेस्ट की ओर मूव करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गांव आगे बढ़ रहे हैं तो वो और घने जंगल अंदर की ओर जाते हैं। लेकिन राजा समझता है कि ह्यूमंस की रीच उससे तेज है। वो भले ही जंगल में कितना भी चले जाएं, लेकिन ह्यूमंस कभी भी वहां पर आ सकते हैं। चैप्टर 2 के एंड तक राजा के मन में ह्यूमंस के लिए कोई हेट्रेड यानी कि कोई प्रकार की नफरत नहीं है, सिर्फ एक डीप डिस्ट्रस्ट है। वो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को नफरत करने लगा है, लेकिन वो उन पर अब विश्वास नहीं करना चाहता, क्योंकि इन ह्यूमंस ने उसके फादर को शूट किया था और दिन प्रतिदिन उसके मन में एक डिस्ट्रस्ट पैदा होने लगता है। जंगल अब सिर्फ नेचुरल एनिमी से थ्रेटन्ड नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशन से थ्रेटन्ड है। बात ये नहीं है कि जंगल में कोई और अटैक कर देगा, बल्कि ये इंसानों की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, यही एक बड़ा खतरा है। राजा का चाइल्डहुड इनोसेंस यहीं समाप्त हो जाता है। जो एक मासूमियत एक बच्चे में होनी चाहिए वो यहीं पर रह जाती है। चैप्टर 2 का एंडिंग काम नहीं बल्कि बड़ा हैवी है। रीडर को क्लियर संकेत मिल जाता है कि राजा की लाइफ अब परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रही है, कुछ बड़ा उसके जीवन में होने वाला है। यहाँ पर होता है चैप्टर 2 का एंड और हम लोग आते हैं चैप्टर 3, जो कि है द यंग लॉर्ड ऑफ द जंगल। अब ये क्या कहानी है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। चैप्टर 3 में राजा अब पूरी तरीके से यंग और पावरफुल टाइगर बन चुका है। चैप्टर 2 में पिता की डेथ के बाद जो इनोसेंस टूटी थी, चैप्टर 3 में वह पूरी तरीके से असर्टिव इंडिपेंडेंस में बदल जाती है। अब उसने अपने फादर को मरते हुए देखा, अपनी माँ की चिंताओं को बढ़ते हुए देखा। अब वो एक वल्नरेबल टाइगर नहीं रह गया, बल्कि एक असर्टिव का मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी बात किसी के सामने रख सकता है। वो एक इंडिपेंडेंस को फील करता है। अब वो एक आज़ाद, एक पावरफुल बीइंग में कन्वर्ट हो चुका है, एक फुल्ली ग्रोन टाइगर में।
राजा अब अपनी मदर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहता। वह जंगल में अकेले मूव करता है और खुद को फॉरेस्ट का राइटफुल रूलर मानने लगता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जवानी का जोश रहता है उसमें, उसको लगता है कि वो जैसे इस पूरे जंगल का रूलर है। राजा इस फेस को अपनी यूथ और प्राइड का समय बताता है। वह खुद को लॉर्ड ऑफ द जंगल समझता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके शार्प क्लॉज यानी उसके बड़े तेज जो पंजे हैं, और रोर दूसरे एनिमल्स में फियर पैदा करता है। राजा ओपनली एडमिट करता है कि इस समय वह पावर दिखाने में प्लेजर महसूस करता है, उसे मजा आता है दूसरे जानवरों को डराने में, क्योंकि अभी वो अपनी स्ट्रेंथ की पीक पर है। राजा यहाँ पर जवान हो चुका है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो चुकी है जो एक टाइगर में होती है, तो ऐसे में वो केवल दूसरे एनिमल्स को डराने में खुशी महसूस करने लगता है। आई बिलीव्ड द जंगल एग्जिस्टेड फॉर माई पासेज। उसको लगता है कि ये पूरा जंगल ही मेरा रास्ता है और मैं जहाँ से होकर गुजरता हूँ वो इलाका मेरा हो जाता है। इस चैप्टर में राजा का कैरेक्टर एरोगेंट और डोमिनेरिंग दिखाया गया है, यानी उसमें घमंड दिखाया गया है। वो दूसरों को डोमिनेट करने की ताकत रखता है। वह किसी एनिमल को इग्नोर करने पर उसे पनिश करता है। अगर कोई एनिमल उसकी बात नहीं मानता तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। डियर को, मंकीज और यहाँ तक कि स्मॉलर एनिमल्स उसकी प्रेजेंस से रास्ता बदल लेते थे। इतना पावरफुल हो गया था राजा। राजा के लिए यह डोमिनेंस नेचुरल लगता है, क्योंकि जंगल हायरार्की इसी तरीके से काम करती है। एक जंगल में टाइगर से ज़्यादा और कौन पावरफुल हो सकता है? तो जब एक टाइगर जंगल से मूव करेगा तो ऑब्वियसली जो छोटे मोटे एनिमल्स है तो वो तो उसके सामने कहीं गिनती में आएंगे नहीं। तो ऐसे में राजा अब एक फुल्ली ग्रोन टाइगर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। इसी चैप्टर में राजा का ओवल से एनकाउंटर भी होता है। वही ओवल जो पहले उसकी बहुत मजाक उड़ाया करता था। ओवल एक ट्री के ऊपर बैठकर राजा पर सरकास्टिक हुटी करता है। राजा को लगता है कि ओवल खुद को बहुत वाइज समझता है और दूसरों का मजाक उड़ाता है। राजा ओवल के एटीट्यूड पर बिटर कमेंट करता है और बताता है कि ओवल हमेशा ऊपर से जजमेंट पास करता था। यह एपिसोड जंगल के भीतर मौजूद हिपोक्रेसी और सिनिसिज्म को दिखाता है, यह सनक। चैप्टर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एक एपिसोड है। यहाँ पर चैप्टर 3 जब खत्म होने लगता है ना, तो राजा की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जो हमें इस कहानी को आगे लेकर जाने में हेल्प करता है। और वो बदलाव क्या है? राजा का एनकाउंटर विद ए टाइग्रेस। एनकाउंटर का मतलब सामना। राजा का एक टाइग्रेस से सामना होता है। एक दिन राजा हंगर में जंगल के डीपर हिस्से से गुजर रहा होता है। वह डियर हंट यानी कि एक हिरण का शिकार करने के लिए मिडोस की ओर बढ़ता है। मिडोस का मतलब घास के मैदानों की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक टाइग्रेस दिखाई देती है जो डिलिबरेटली यानी कि जानबूझकर रास्ता ब्लॉक करके बैठी होती है। राजा इसे अपनी अथॉरिटी के खिलाफ चैलेंज मानता है। राजा को लगता है कि ये एक टाइग्रेस होकर कैसे मेरे सामने रास्ता ब्लॉक करके बैठी है और वो मुझे चैलेंज कर रही है, क्योंकि मेरे आने पर भी वो बाकी एनिमल्स की तरह हटी ही नहीं। राजा गुस्से में टाइग्रेस पर जंप करता है। दोनों के बीच में बड़ी फियर्स यानी खतरनाक लड़ाई होती है। क्लॉज, टीथ और स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल होता है। राजा डिस्क्राइब करता है कि कैसे दोनों एक दूसरे को स्क्रैच यानी एक दूसरे को नोच लेते हैं, क्लॉ और वुंड करते हैं, घाव पहुंचाते हैं। टाइग्रेस राजा की आंखों और थ्रॉट पर अटैक करती है यानी उसके गले पर अटैक करती है, जबकि राजा उसकी बैक पकड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार राजा की इस अचानक से मिली एक स्ट्रेंज टाइग्रेस के साथ में लड़ाई शुरू हो जाती है और धीरे धीरे यह लड़ाई बहुत ज़्यादा इंटेंस होती चली जाती है। फाइट इतनी इंटेंस होती है कि अंत में दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। नाइदर कैन कंटिन्यू फाइटिंग। दोनों इतने ज़्यादा एक दूसरे को मारने लगते हैं कि दोनों ही अब लड़ पाने की क्षमता में नहीं है। उसी समय एक जयकाल, एक लोमड़ी वहां पर इंटरवीन करती यानी बीच बचाव करने के लिए आती है। जयकाल उन्हें फाइट रोकने और समझदारी से काम लेने की सलाह देता है। राजा बताता है कि एग्जॉशन यानी बहुत ज़्यादा थकान और पेन के कारण दोनों अब और नहीं लड़ पा रहे। दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे। जयकाल कहता है कि तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? तुम दोनों इतने स्ट्रेंथ वाले, इतने पावरफुल एनिमल्स और आपस में एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने में लगे हो। धीरे धीरे ये जो हॉस्टिलिटी यानी एक दूसरे के प्रति जो शत्रुता, दुश्मनी थी, ये फ्रेंडशिप में बदल जाती है। राजा और टाइग्रेस एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। राजा इस मोमेंट को अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मानता है। टाइग्रेस उसकी लाइफ में बैलेंस और कंपेनियनशिप लेकर आती है। राजा कहता है कि पहली बार उसे पावर के साथ बिलोंगिंग का
एक एहसास हुआ। यानी कि राजा की लड़ाई जिस टाइग्रेस के साथ में अभी हुई, जेकाल के कहने पर वो उससे दोस्ती कर लेता है। दोनों इतने पावरफुल है तो दोनों लड़के एक दूसरे को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, अगर वो साथ में रहें तो उनकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। ये बात राजा को बड़ी अच्छी लगी और वो उस टाइग्रेस से लड़ने के बजाय उससे दोस्ती कर लेता है, उसके साथ एक कंपेनियन की तरह रहने लगता है। और यहीं से उसकी लाइफ का एक नया एपिसोड शुरू हुआ। टाइगर को अपनी टाइग्रेस यहाँ पर मिल गई। कुछ समय बाद राजा और टाइग्रेस एक कपल के रूप में सेटल हो जाता है। यानी अगर मैं आपको सोसाइटी की लैंग्वेज में कहूँ तो पति पत्नी की तरह वो एक कपल बनकर रहने लगते हैं। वे जंगल के एक रिलेटिवली सेफ से हिस्से में केव होती है, उसको अपना घर बना लेता है और यहीं से राजा का डोमेस्टिक फेज शुरू होता है। यानी कि वो एक घरेलू ह्यूमन के रूप में जैसे रहते हैं ना, ह्यूमंस रहते हैं, वैसे ही एक घरेलू पति के तौर पे रहना शुरू कर देता है और आगे चलकर कब्ज के जन्म तक पहुंचता है। लेकिन चैप्टर 3 में ही फोर्स शेडोइंग शुरू हो जाती है। यानी कि चैप्टर 3 पढ़ते पढ़ते आपको यह एहसास होने लगता है कि आगे जाकर कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ समथिंग डेंजरस इज गोइंग टू हैपन। राजा ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमंस जंगल के एजेस यानी किनारों पर दिखाई देने लगे हैं, विलेजेस एक्सपैंड हो रहे हैं और कैटल फॉरेस्ट के पास ग्रेस करने लगे हैं। यानी कि अब कैटल जो ह्यूमंस रखते हैं, कैटल वो है जिनको ह्यूमंस मवेशी जिनको पालते हैं, तो अब वो जंगल के किनारों तक पहुंच रहे हैं। राजा हंगर के समय कैटल पर अटैक करता है। यह अटैक नेसेसिटी से होता है, क्रूअल्टी से नहीं। ऐसा नहीं है कि राजा ने जानबूझकर जंगल के किनारे पर आकर इंसानों के पाले गए जानवरों को अटैक किया, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं। उसे अपनी टाइग्रेस अपनी पत्नी को फीड करना है, अपने कब्स अपने बच्चों को फीड करना है, तो ऐसे में ज़रूरत है अटैक करने की, तो वो उन्हें अटैक करता है। लेकिन ह्यूमंस इसे डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। ह्यूमंस में यानी आसपास के गांवों में खबर फैल जाती है कि एक टाइगर है जो जंगल के किनारे तक आता है और उनके पालतू जानवर कैटल को अटैक करके उनको खा जाता है, उनको पकड़कर ले जाता है। तो ये जो गांव में रहने वाले विलेजर्स है, ये राजा को एक डेंजरस बीस्ट कहना शुरू कर देते हैं, एक खतरनाक खूंखार जानवर बना देता है। राजा बिटरली रियलाइज करता है कि ह्यूमंस एनिमल बिहेवियर को समझने के बजाय फियर क्रिएट कर रहे हैं। राजा को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने अगर किसी कैटल को अटैक किया तो इसीलिए क्योंकि हमारा तो खाना वही है, अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम कहाँ से फीड करेंगे। लेकिन ह्यूमंस को लगता है कि कैटल को फीड करना ये एनिमल की ज़बरदस्ती है, वो एनिमल क्रूअल है। तो ऐसे में राजा ये समझ नहीं पाता कि क्यों दूसरे ह्यूमंस ये नहीं समझ रहे कि टाइगर के लिए खाना है ये कैटल, तो वो सिर्फ खाने के लिए उन्हें अटैक कर रहे हैं, ना कि अपनी कोई दूसरी साजिश या दुश्मनी दिखाने के लिए। राजा इस फेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन करता है, टू देम आई वॉज ए मॉन्स्टर, टू माई सेल्फ आई वॉज ओनली हंग्री। राजा कहता है मैं तो भूखा था इसलिए मैंने। चैप्टर 3 के एंड तक राजा पावरफुल, कॉन्फिडेंट और सेटल्ड है, एक मेट के साथ, एक होम के साथ, लेकिन डेंजर शेडोज की तरह उसके सर पर अभी भी मंडरा रही है। ह्यूमंस, कैटल और श्रिंकिंग फॉरेस्ट आने वाली ट्रेजिडी की ओर संकेत कर रहे हैं। हमने अभी तक देखा जैसे कि कई सारी प्रॉब्लम्स वो अपने सामने पहले से देख सकता है। चैप्टर 3 यहीं समाप्त होता है, राजा के प्राइड और स्टेबिलिटी के पीक पर, ठीक उस समय जब डेस्टिनी उसे नीचे गिराने की तैयारी कर रही होती है। यानी अब बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। अब वो चेंज क्या है, उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यह है चैप्टर नंबर 4, फैमिली, लॉस एंड द बर्थ ऑफ रिवेंज। अब ये क्या कहानी है, आगे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। चैप्टर 4 राजा की लाइफ का सबसे ट्रेजिक और सबसे डिसाइसिव चैप्टर है। डिसाइसिव का मतलब निर्णायक, जो उसकी लाइफ में एक बड़ा अहम निर्णय लेकर आएगा। चैप्टर 3 के एंड पर जहां राजा पावर, प्राइड और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के पीक पर था, चैप्टर 4 उसी स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से तोड़ देता है। यह चैप्टर राजा को हस्बैंड और फादर से एक हंटेड एनिमल बना देता है। क्या होता है देखिए, राजा अब अपनी टाइग्रेस यानी अपनी पत्नी के साथ जंगल के एक क्वाइट हिस्से में रहता है। उन्होंने एक केव को अपना होम बना लिया होता है। कुछ समय बाद राजा फादर बनता है, उसके और टाइग्रेस के 4 कब्स होते हैं, यानी कि उसके टाइगर के 4 बच्चे होते हैं। राजा के नरेशन का टोन यहाँ बदल जाता है। वह कब्स की प्लेफुल मूवमेंट्स, उनकी डिपेंडेंसी और उनकी इनोसेंस को डिटेल से डिस्क्राइब करता है। राजा पहली बार खुद को सिर्फ जंगल का रूलर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर महसूस करता है। अभी तक वो राजा जो अपनी माँ और अपने पिता के साए में पला बड़ा था,
अब उस टाइग्रेस से मिलने के बाद खुद एक पिता बन गया है। और अब यहाँ पर काफ़ी लेंथ में डिस्क्राइब किया जाता है उसके इमोशंस को कि कैसे एक फादर हो जाने के बाद में वो अपने कब्स को प्रोटेक्ट करने में लगा रहता है। राजा स्पष्ट रूप से कहता है कि उसकी लाइफ का सबसे पीसफुल फेज यह वाला था। पावर अब एग्रेशन में नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी में बदल चुकी थी। अभी तक वो किसी से भी पंगे लेता था, किसी से भी लड़ लेता था, लेकिन अब वो एक रेस्पॉन्सिबल फादर का रोल निभा रहा है। उसका मानना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम माई स्ट्रेंथ एग्जिस्टेड फॉर प्रोटेक्शन नॉट फॉर टेरर। अभी तक वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल टेरर फैलाने के लिए करता था, लोगों में डर और आतंक फैलाने के लिए करता था, लेकिन अब वो एक रेस्पॉन्सिबल फादर का रूप ले लेता है। लेकिन यह पीस बहुत शॉर्ट लिव्ड साबित होती है, यानी लंबे समय तक नहीं चली। ह्यूमंस यानी कि हंटर्स अब फॉरेस्ट में ऑर्गेनाइज तरीके से एंटर करते हैं। यह एक्सीडेंटल इंट्रूजन नहीं है कि मतलब जैसे एक्सीडेंटल का मतलब गलती से जंगल में आ गए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड हंटिंग है, यानी कि वो सब प्लानिंग करके जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। राजा बताता है कि हंटर्स अब सिर्फ गन्स के साथ नहीं आते बल्कि इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं। उन्हें टाइगर फैमिली के मूवमेंट की नॉलेज होती है। जंगलों में घुसने से पहले वो पता करते हैं कि कहां पर टाइगर पाए जाते हैं और फिर उन टाइगर्स पे अच्छे तरीके से अटैक करने के लिए वो वहां आते हैं। एक दिन राजा फूड की तलाश में फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में गया होता है। पीछे केव में उसकी टाइग्रेस और कब्ज रह जाते हैं। उसी समय हंटर्स केव के आसपास पहुंच जाते हैं। टाइग्रेस डेंजर को सेंस कर लेती है, लेकिन कब्स को लेकर एस्केप करना पॉसिबल नहीं होता। वो कोशिश करती है टाइग्रेस कि वो कब्स को लेकर सुरक्षित जगह पर चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और तभी गन शॉट्स गूंजते हैं, गोलियां चलने की आवाज आती है। और क्या होता है, जब राजा वापस लौटता है तो सीन वह देखता है वह उसकी लाइफ का सबसे डिवास्टेटिंग मोमेंट बन जाता है। डिवास्टेटिंग का मतलब जो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ उजाड़ देता है, सबसे बुरा दौर उसके लाइफ का। उसकी टाइग्रेस अब ज़मीन पर डेड पड़ी होती है, उसके कब्ज भी अलाइव नहीं होते, यानी जिंदा नहीं है। जंगल में कोई रोड नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ कंप्लीट साइलेंस। यानी एक बार फिर इन ह्यूमंस ने उस राजा को धोखा दिया। वो अपनी पत्नी को और बच्चों को छोड़ के गया था शिकार करने के लिए, लेकिन जब वो वापस लौट के आता है तो उसे पता चलता है कि ह्यूमंस ने उसकी वाइफ और उसके कब्स को हंट डाउन कर दिया और वो भी मारे गए। जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी तक वो इतनी जी जान लड़ा देता था, अब वही नहीं रहे। राजा इस मोमेंट को बिना एंगर के नरेट करता है, लेकिन पेन बेहद गहरा होता चला जाता है। राजा कहता है, दैट साइलेंस टोल्ड मी दैट लाइफ कुड बी इरेज्ड विदाउट वार्निंग। अभी कुछ देर पहले तक वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में था, लेकिन अब वो उसकी लाइफ में अचानक नहीं रहे। यानी कि कभी कभी ज़िंदगी बिना किसी वार्निंग के इरेज हो जाती है। जैसे उसको कोई वार्निंग नहीं मिली, उसने अपने पत्नी बच्चों को खो दिया। यह घटना राजा के कैरेक्टर को परमानेंटली चेंज कर देती है। इनोसेंस, बैलेंस और रेस्ट्रेंट सब टूट जाते हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब जो खुद पे वो रोक लगा के रखता था, बंदिशें, वो सब टूट जाती है। अब राजा के अंदर गुस्सा यानी कि फ्यूरी पैदा हो जाती है। लेकिन यह ब्लाइंड रेज नहीं है। ब्लाइंड रेज का मतलब अंधेपन में वो पागल नहीं हुआ कि अब किसी को भी मारने के लिए दौड़ने लगेगा, बल्कि डीप बर्निंग रिसेंटमेंट है। रिसेंटमेंट का मतलब जब कोई आपके साथ में कुछ गलत करता है और आपको उस चीज़ पर गुस्सा आता है। ये एक अंधा गुस्सा नहीं है जो किसी के भी प्रति निकल जाए, ये एक बर्निंग रिसेंटमेंट है। वह ह्यूमंस को सिर्फ एनिमीज ही नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर्स ऑफ कंटिन्यूटी मानने लगता है। अभी तक तो ह्यूमंस दुश्मन के तौर पे थे ना, लेकिन इन डिस्ट्रॉयर्स ने उसका पूरा परिवार उजाड़ दिया। राजा अब ह्यूमंस के कैटल पर अटैक करने लगता है। इस गुस्से में आके उसे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो गांव की ओर जाने लगता है, जंगल के एजेस पर जाकर रहने वाले लोगों के जो कैटल है, जानवर, उन पर अटैक करता है। यह अटैक्स हंगर से ज़्यादा रिवेंज ड्रिवन होते हैं। अभी तक देखिए, राजा ने हमेशा एक बात कही कि मैंने जिस पर अटैक किया अपनी भूख की वजह से किया, लेकिन अब बात भूख की नहीं है, अब बात है बदले की। ह्यूमंस ने उसकी फैमिली के साथ में जो कुछ भी किया उसका बदला लेने के लिए अब वो हंगर ड्रिवन नहीं बल्कि रिवेंज ड्रिवन हो गया है। विलेजर्स पैनिक में आ जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्लान्स बनता है और राजा को एलिमिनेट यानी खत्म करने का डिसीजन लिया जाता है। इस स्टेज पर राजा एक हंटेड एनिमल बन जाता है। ह्यूमंस अब इंडिविजुअल नहीं बल्कि ग्रुप के रूप में एक्ट करते हैं। ट्रैप्स यानी कि उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाए जाते हैं। राजा कई ट्रैप्स अवॉइड कर लेता है क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प होती है। वो अपने मन के अंदर से जान पाता था कि कहीं आसपास कोई खतरा है, जैसा उसकी मदर ने उसको ट्रेन किया था।
लेकिन ह्यूमन प्लानिंग पेशेंस से भरी होती है। हर बार एक नया जाल राजा को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। फाइनली एक ट्रैप ऐसा होता है जो राजा रेजिस्ट नहीं कर पाता। हंटर्स एक गोट को बेट का मतलब ललचाने के लिए, राजा को ललचाने के लिए वो एक बकरी का इस्तेमाल करते हैं और उस गोट की आवाज़ राजा को अट्रैक्ट करती है। उसे नहीं पता कि इस बकरी को मुझे फंसाने के लिए बांधा गया है, लेकिन वो उसको पकड़ने के लिए चला जाता है। हंगर और इमोशनल एग्जॉशन दोनों मिलकर राजा की अलर्टनेस को कम कर देते हैं। वो इतना भूखा था, इतना इमोशनली थक चुका था कि वो पहले की तरह अलर्ट नहीं रह पाता और पकड़ा जाता है। जैसे ही राजा गोट पर जंप करता है, एक आयरन केज यानी कि एक लोहे का पिंजरा उस पर अचानक आकर गिरता है और राजा ट्रैप हो जाता है। यह केज को शेक करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि उस केज को तोड़ सके, रोर करता है, लेकिन जो उसके बार्स थे यानी कि उस पिंजरे के जो जालियां थी वो इमूवेबल है, उनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। राजा रियलाइज करता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ ह्यूमन टेक्नोलॉजी के सामने यूजलेस हो चुकी है। राजा इस मोमेंट को ह्यूमिलिएशन के रूप में देखता है। ह्यूमिलिएशन का मतलब उसको इंसल्ट महसूस होती है कि इतना ताकतवर होने के बावजूद वो उस लोहे के पिंजरे को नहीं तोड़ पा रहा, और वो कहता है कि माई क्लॉज मेंट नथिंग अगेंस्ट देयर आयरन। उनका लोहा इतना मजबूत था कि मेरे जो तीखे पंजे हैं वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यह ट्रैप किसके द्वारा अरेंज किया था? यहाँ पर कहानी में आता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम है कैप्टन। यह ट्रैप कैप्टन के द्वारा अरेंज किया गया होता है, जो आगे चलकर सर्कस वर्ल्ड का मास्टर बन जाता है। राजा को फॉरेस्ट से बाहर ले जाया जाता है, जंगल, फैमिली, फ्रीडम, उसका सब कुछ पीछे छूट जाता है और इस बार राजा कैद में आ चुका है। और ये कैद किसकी है? कैप्टन नाम के एक सर्कस चलाने वाले व्यक्ति ने उसको कैद किया। चैप्टर 4 यही समाप्त होता है। राजा केज के अंदर फॉरेस्ट से दूर और एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ता हुआ जहां लाइफ ह्यूमंस के कंट्रोल में होने वाली है। अब उसकी फ्रीडम हमेशा के लिए छिन चुकी है। और हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 5, फ्रॉम किंग टू कैप्टिव। अभी तक वो राजा जो जंगल का राजा था, लिटरली राजा था, किंग था, अब वो एक कैप्टिव का मतलब होता है एक बंदी बन चुका है। अब वो किसी की कैद में है और ये कैद किसकी है? कैप्टन की, जो उसको सर्कस में ले जाने वाला है, लाइफ इन द सर्कस। तो अब उसके लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5। अब देखिए इस चैप्टर नंबर 5 में क्या होता है। चैप्टर 5 राजा की जिंदगी को जंगल से पूरी तरह अलग कर एक नई वर्ल्ड में पहुंचा देता है, सर्कस वर्ल्ड। चैप्टर 4 के अंत में राजा जिस आयरन केज में बंद हुआ था, चैप्टर 5 में वही केज उसकी पहचान बन जाती है। जंगल की ओपन स्पेस, साइलेंस और डिग्निटी अब राजा के लिए सिर्फ एक याद, एक मेमोरी बन चुकी है। राजा को कैप्टन द्वारा सर्कस में लाया जाता है। कैप्टन सर्कस का ओनर और रिंग मास्टर है। राजा उसे एक स्किल्ड लेकिन कोल्ड इंसान के रूप में डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर इस नोवेल में काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्क्राइब किया है राजा ने कैप्टन को लेकर, और कैप्टन की ऐसा लगता है राजा की बातों को सुनकर जैसे कैप्टन एक बहुत स्किल्ड और एक कोल्ड इंसान है, जिसके मन में कोई दया नहीं है, जिसे एनिमल्स के बिहेवियर की बिल्कुल नॉलेज तो है लेकिन कंपैशन यानी उनके प्रति कोई दया नहीं है। कैप्टन राजा को देखकर डिसाइड कर लेता है कि वह टाइगर सर्कस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बनेगा, क्योंकि कैप्टन खुद चाहता था कि एक ऐसा टाइगर उसकी पकड़ में आ जाए जिसकी वजह से उसका सर्कस चल पड़े, और ऐसा ही हुआ। अब क्या होता है, सर्कस का एनवायरनमेंट राजा के लिए कंप्लीटली एलियन का मतलब बिल्कुल अजनबी, उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट्स, क्राउड की नॉइस, कंटिन्यूअस मूवमेंट राजा के सेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। राजा महसूस करता है कि यहाँ एनिमल्स लिविंग बीइंग्स नहीं बल्कि परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पर जानवरों के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। कैप्टन राजा की ट्रेनिंग शुरू करता है। ट्रेनिंग फियर और वायलेंस पर बेस्ड होती है। वो राजा को ट्रेन करने के लिए डर का प्रयोग लेता है। विप का मतलब होता है कोड़े मारना। जानवरों को डराने के लिए कोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। चेयर और इलेक्ट्रिक रोड का मतलब एक प्रकार का डंडा जो इलेक्ट्रिक है, जिससे जानवरों को मारने पर उन्हें करंट के झटके महसूस होते हैं, उन्हें डराने के लिए। इलेक्ट्रिक रोड का इस्तेमाल राजा को ओबे कराने के लिए किया जाता है। राजा को फोर्स किया जाता है कि वह स्टूल पर बैठे, रिंग में चक्कर लगाए और कमांड्स पर रिएक्ट करे। राजा इस प्रोसेस को ट्रेनिंग नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन यानी कि अपने लिए इंसल्ट मानता है। राजा क्या रियलाइज करता है, दे वॉन्टेड ओबीडियंस नॉट अंडरस्टैंडिंग। राजा चाहता था कि वो उसके मन के भाव को समझे, लेकिन सर्कस में किसको पड़ी है, यहाँ पर तो सिर्फ एक परफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट की तरह है राजा। अब उसके बाद में क्या होता है,
कहानी के अंदर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये कैरेक्टर है रीटा। रीटा एक्चुअली कैप्टन की वाइफ है, यानी उस सर्कस के मालिक की पत्नी। इस चैप्टर में रीता यानी कैप्टन की वाइफ भी इंट्रोड्यूस होती है। रीता सर्कस परफॉर्मेंस देखकर डिस्टर्ब रहती थी। रीता मन की अच्छी थी, वो अपने पति कैप्टन के जैसी नहीं थी। उसे एनिमल्स की सफरिंग अनकंफर्टेबल लगती है। राजा नोटिस करता है कि रीटा की आंखों में फियर नहीं बल्कि सिंपैथी यानी दया का भाव है। रीटा कई बार कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि एनिमल्स को अननेसेसरीली टॉर्चर ना किया जाए। रीटा कैप्टन से कहती है यू डोंट हैव टू हर्ट देम टू मेक देम ओबे। कैप्टन चाहता है कि एनिमल्स उसे ओबे करें सर्कस में, और रीटा उसे समझाती है कि इसके लिए तुम्हें इतना ज़्यादा इन्हें मारने की, टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैप्टन रीटा की बातों को वीकनेस समझता है। उनके रिलेशनशिप में टेंशन साफ दिखाई देता है, यानी कि कैप्टन और उसकी वाइफ रीटा की कोई खास नहीं बनती। कैप्टन पावर और कंट्रोल में बिलीव करता है, जबकि रीटा कंपैशन में। चैप्टर 5 में सर्कस का सबसे फेमस एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम होता है टाइगर एक्ट। ये कैप्टन राजा को इसीलिए तो पकड़ के लाया था ताकि उसका सर्कस एकदम हिट हो जाए, और ऐसा हो भी जाता है। कैप्टन ने एक पर्टिकुलर एक्ट उस सर्कस में रखा था जिसका नाम है टाइगर एक्ट। और इस टाइगर एक्ट में क्या होता है, राजा को क्राउड के सामने व्हील करके रिंग में लाया जाता है। कैप्टन विप यानी कोड़े मारता है और चेयर के साथ रिंग में खड़ा होता है। क्राउड चीयर्स करता है, लेकिन राजा के लिए यह मोमेंट प्राइड का नहीं बल्कि लॉस ऑफ डिग्निटी का है। वो कहाँ जंगलों में रहने वाला एकदम बेबाक पावरफुल बीस्ट, और अब वो सर्कस में परफॉर्म करने वाला एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। राजा ऑब्जर्व करता है कि सर्कस में एनिमल्स क्लैप और एप्लॉज के बीच सफर करते हैं। क्राउड एंटरटेनमेंट देखती है, पेन नहीं। राजा इस आयरनी को बिटरली नोट करता है। वो कहता है देयर एप्लॉज ड्राउंड माय पेन, यानी कि अभी तक उसके अंदर दर्द था, लेकिन इस जनता को दर्द से मतलब नहीं है। इस जनता को तो मजे आते हैं लोगों को इस प्रकार जानवरों को हरकतें करते हुए देखकर, और वो उसके लिए एप्लॉज करते हैं, तालियां बजाते हैं। इस चैप्टर के अंत तक राजा फिजिकली ट्रेंड हो चुका होता है, लेकिन मेंटली ब्रोकन नहीं। वह ओबे करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी मजबूरी है कि उसे कैप्टन की बात माननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंदर से पूरी। चैप्टर 5 यहीं पर समाप्त होता है। अब राजा की देखिए स्थिति कैसी है। राजा सर्कस में काम कर रहा है। वैसे तो वो स्पॉटलाइट में है। स्पॉटलाइट का मतलब कि उसके ऊपर ही सारा लोगों का अटेंशन है। क्राउड के सामने वो परफॉर्म करता है, लेकिन अंदर से अभी भी वो उस जंगल को याद कर रहा है, क्योंकि अब वो कैप्टिविटी में है, अब वो किसी की बंदिश में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर, जो कि है क्रूएलिटी एज एंटरटेनमेंट। यहाँ पर राजा की लाइफ में एक और चेंज आने वाला है, और वो चेंज क्या है वो हमें यहाँ इस चैप्टर में पता चलेगा। तो कहानी आगे बढ़ती है। चैप्टर 6 में देखिए, चैप्टर 6 सर्कस लाइफ की क्रूएलिटी को उसके हाईएस्ट पॉइंट तक लेकर जाता है, यानी कि कोई भी इंसान कितना क्रूएलिटी को झेल सकता है, अब उसका हाईएस्ट पॉइंट आएगा। चैप्टर 5 में राजा जिस ह्यूमिलिएशन और फियर बेस्ड ट्रेनिंग से गुजरा था, चैप्टर 6 में वही सिस्टम और ज़्यादा ब्रूटल और कमर्शियल बन जाता है। कमर्शियल का मतलब कि अब वो जिस सिस्टम से जुड़ गया है उस सिस्टम में केवल कमर्शियल यानी लाभ कमाने की चेष्टा है। अब केवल फायदे के लिए राजा का इस्तेमाल किया जाता है। राजा अब सिर्फ सर्कस का एनिमल नहीं रहता, बल्कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसका इस्तेमाल एक वस्तु की तरह होने लगता है। इसी चैप्टर में एक नया ह्यूमन कैरेक्टर सर्कस में प्रवेश करता है, जिसका नाम है मदन। यानी कि अब हमारी कहानी में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। अभी तक हमने देखा राजा है, या फिर मास्टर है, या फिर कैप्टन है जो सर्कस का ऑनर है, एक उसकी वाइफ रीटा है, और अब एक नया कैरेक्टर आता है मदन। मदन एक फिल्म मेकर है। मदन सर्कस का शो देखने आता है और क्राउड के बीच बैठकर राजा की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है। उसे राजा की साइज, उसकी आईज, उसका मूवमेंट बिल्कुल सिनेमैटिक लगता है। उसे लगता है जैसे कि ये सिनेमा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। राजा नोटिस करता है कि मदन की आंखों में फियर नहीं बल्कि कैलकुलेशन है, यानी कि वो डर नहीं रहा बल्कि वो कैलकुलेट कर रहा है कि मैं राजा को कैसे काम में ले सकता हूँ, और इसको काम में लेकर अगर मैं कोई मूवी बनाऊं तो उस मूवी से मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं। शो के बाद मदन सीधे कैप्टन से मिलता है और राजा को अपनी फिल्म के लिए हायर करने का प्रपोजल रखता है।
वह कैप्टन को अच्छी रकम ऑफर करता है। कैप्टन इमीडिएटली एग्री कर जाता है क्योंकि कैप्टन वैसे भी एक लालची आदमी है, उसके लिए राजा सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन है। और वहीं मदन को भी राजा के जैसे किसी एक चीज़ की ज़रूरत थी जिसको लेकर वो मूवी में उसको ले सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कहानी में जो मदन आता है वो मदन भी राजा का इस्तेमाल करने के लिए प्लान करता है। और राजा अब एनिमल नहीं बल्कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने लगा है। राजा बिटरली एक चीज रियलाइज करता है कि टू देम आई वॉज नॉट ए क्रीचर, आई वॉज ए स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब जैसे कोई बेहतरीन तमाशा बन गया है वो सब लोगों के लिए, हर कोई राजा का प्रयोग करना चाहता है। फिल्म शूटिंग के लिए राजा को सर्कस से बाहर एक आर्टिफिशियल सेट पर ले जाया जाता है। वहां जंगल का फेक सीन क्रिएट किए गए। फेक का मतलब नकली, यानी कि राजा ऑब्वियसली एक टाइगर है तो उसे जंगल में दिखाना है, तो वहां पर जंगल का एक नकली सा सीन तैयार किया गया है जहां पर अब राजा एक्टिंग करेगा। वहां पे प्लास्टिक के ट्रीज है, आर्टिफिशियल साउंड्स है, स्क्रिप्टेड मूवमेंट है, यानी जो भी मूवमेंट है वो पहले से स्क्रिप्ट के तौर पे तय किए गए हैं। राजा तुरंत समझ जाता है कि यह जंगल नहीं बल्कि जंगल की इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब एक नकली, एक कॉपी है। कैमरा और कमांड्स विप की जगह ले लेते हैं। अभी तक उसको विप यानी कोड़े पड़ते थे तब वो काम करता था, लेकिन अब उसकी जगह पर आ गए हैं कैमरा और कमांड्स। लेकिन कंट्रोल वही है, हर कोई राजा को कंट्रोल करना चाहता है। फिल्म एपिसोड राजा को यह समझा देता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ सर्कस तक सीमित नहीं है, यानी शोषण केवल सर्कस ही नहीं करते जानवरों का, सिनेमा भी उसी क्रूएलिटी का एक रिफाइंड रूप है। यानी हर एक चीज क्रूएलिटी पर बेस्ड है, हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है। जानवरों को अब तक ये चीज़ मालूम नहीं थी, लेकिन अब राजा ये जान गया कि चाहे सर्कस हो वहाँ पर एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और चाहे एक सिनेमा ही क्यों ना हो वहाँ पर भी जानवरों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है। राजा मेंटली रिजेक्ट करता है इस वर्ल्ड को, भले ही फिजिकली वह ओबे करता है। वो मन से खुश नहीं है कि मैं सिनेमा में आ रहा हूँ या फिर मैं सर्कस में काम कर रहा हूँ, मुझे टाइम पर खाना मिलता है, वो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन फिजिकली अब वो क्या कर सकता है, वो ओबे करता चला जाता है। इस चैप्टर में सर्कस का सबसे नोटोरियस एक्ट दिखाया जाता है। नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम, जो फेमस है लेकिन फॉर द रॉन्ग रीजंस। और वो एक्ट कौन सा था, टाइगर गोट एक्ट, जिसे कैप्टन प्राउडली इंट्रोड्यूस करता है। यह एक्ट नाइट शो के लिए रिजर्व किया जाता है और रीटा की ट्रेपिजे परफॉर्मेंस के बाद आता है। ट्रेपिजे का मतलब वो रस्सियों पर कूदना, ऊंचाई से लंबा लटकना, वो सब जो ट्रेपिजे एक्ट था उसके बाद में ठीक राजा का एक्ट रखा जाता है। कैप्टन क्राउड से कहता है कि यह एक्ट डिसिप्लिन और कंट्रोल का सिंबल है, यानी फिर एक बार राजा को परफॉर्म करना है। अब देखिए आगे क्या बढ़ता है। रिंग में राजा को केज से बाहर निकाला जाता था। थोड़ा सा डिफरेंस देखो उसकी लाइफ में कैसे आया। रिंग में जब तक राजा था उसे केज यानी पिंजरे से बाहर निकाला जाता था, सामने एक गोट को रखा जाता था और मिल्क का एक पैन यानी एक कटोरा रखा जाता था ताकि गोट और टाइगर साथ साथ उसमें से पिए। क्राउड ब्रेथ रोककर, अपनी सांस रोककर ये सीन देखता था, क्योंकि क्राउड को क्या लगता था कि कैसे होगा, एक राजा तो एक टाइगर है, एक टाइगर और एक गोट क्या एक पैन में एक साथ दूध पी सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है। राजा बताता है कि हंगर और इंस्टिंक्ट दोनों उस समय उसके भीतर संघर्ष कर रहे होते हैं। एक तरफ तो उसको भूख लगी होती थी तो वो चाहता था कि भले ही सामने गोट क्यों ना हो, मैं इस गोट के साथ में मिल्क इस पैन में से पी लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अंदर से इंस्टिंक्ट भी रहता था, क्योंकि एक टाइगर के पास में गोट हो और वो उसके ऊपर हमला ना करे, उसका शिकार ना करे, ये कैसे पॉसिबल है। तो यहां पर एक प्रकार की जंग जारी है। एक तरफ गोट को खाने का इंस्टिंक्ट उसके मन में है और एक तरफ भूख से वो तड़प भी रहा है। कैप्टन विप हाथ में लेकर अलर्ट खड़ा रहता है। जैसे ही गोट मिल्क के लिए झुकता है, राजा इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ता है और एक इंस्टेंट में गोट को बिहेड कर देता है। यानी अभी तक वो राजा जो सर्कस के हर एक एक्ट में बड़ा सावधानी से, बड़ा संभल कर काम करता था, यहां पर कुछ चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, जैसे ही राजा उस गोट को देखता है उसके अंदर का इंस्टिंक्ट पावरफुल हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता और वो एक झटके में उस गोट के ऊपर झपट्टा मारता है और बीहेड कर देता है। बीहेड करने का मतलब उसका सर उसकी धड़ से अलग कर देता है। अब अभी तक तो कैप्टन को लगता था कि हर रात मेरा ये वाला शो बड़ा सक्सेसफुल जाता है, हर रात मैं लोगों के सामने ये सेम एक्ट करवाता हूं, सब कुछ अच्छा होता है, राजा अच्छे से बिहेव करता है। लेकिन आज पता नहीं राजा को ऐसा क्या हुआ कि उसने एक झटके में गोट का सर ही काट दिया। क्राउड में पैनिक और शॉक फैल जाता है। कैप्टन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा समझ जाता है कि यह एक्ट क्रूवल्टी का अल्टीमेट फॉर्म है।
राजा इस एपिसोड को याद करते हुए कहता है, दे कॉल्ड इट डिसिप्लिन बट इट वाज ओनली क्रूअल्टी डिस्गाइज्ड एज कंट्रोल। यानी कि अब राजा को समझ में आ गया है कि मैं किसी के बस में नहीं आऊंगा, ये सब लोग मुझ पर क्रूअल्टी परफॉर्म कर रहे हैं। इस चैप्टर में रीटा का इनर कॉन्फ्लिक्ट भी साफ दिखाई देता है। रीटा इस एक्ट को देखकर थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। वह कैप्टन से कहती है कि एनिमल्स को इस तरह फोर्स करना रॉन्ग है। वह राजा की आंखों में पेन और इंटेलिजेंस देख पाती है, लेकिन कैप्टन रीटा की बातों को वीकनेस समझकर इग्नोर कर देता है। रीटा क्वाइटली राजा के केज के पास रुकती है और उसे देखती है। राजा फील करता है कि रीटा अकेली इंसान है जो उसे फियर या ग्रीड से नहीं बल्कि सिंपैथी से देखती है। राजा ये जान गया कि रीटा के मन में उसके लिए बड़ी सहानुभूति है। चैप्टर 6 में कैप्टन की क्रूअल्टी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है और उधर जो फिल्म मेकर है मदन, उसकी प्रेजेंस कैप्टन की ग्रीड को और बढ़ा देती है। तो एक तरफ तो राजा को हर रात सर्कस में जाकर वही एक्ट परफॉर्म करना होता था और उसको विप्स यानी कि कोड़े झेलने पड़ते थे, और वहीं एक तरफ मदन है जो उसे अपनी फिल्म में एक्टिंग करवाने के बहाने वो भी उसके साथ में क्रूअल्टी से बिहेव कर रहा है। तो ऐसे में एक तरफ फिल्म मेकर मदन और एक तरफ कैप्टन की ग्रीड बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाती है। कैप्टन राजा को स्टैंड ऑन हाइंड लेग्स करवाने के लिए इलेक्ट्रिक डिवाइस और विप का यूज करता है। स्टैंड ऑन हिंड लेग्स, हिंड का मतलब अपनी पीछे वाली टांगों पर, मतलब वो टाइगर को, राजा को विप्स यानी कोड़े मारता है और उसे कहता है कि तुम अपनी पीछे वाली टांग पर खड़े हो जाओ, अपनी आगे वाली टांगों को ऊपर कर लो ताकि लोगों का मनोरंजन हो। और ऐसा करने के लिए वो कई प्रकार के इलेक्ट्रिक डिवाइस और विप्स का यूज करता है, जिसकी वजह से राजा को करंट के झटके लगते हैं, उसे कोड़े सहन करने पड़ते हैं, उसे बड़ा दर्द होता है। राजा पेन सहता है लेकिन रेबेलियन नहीं करता, कभी भी विद्रोह नहीं करता था। वह इंटरनली टूटता नहीं बल्कि इनवर्डली और हार्ड होता जाता है। और ऐसे में राजा के मन की फीलिंग को बताने के लिए एक और चीज बताई गई है, वो क्या है देखिए। Every creature is born with a store of violence. Humans taught me how to unlock mine. जैसे कि हर इंसान के अंदर क्रूएल्टी होती है। अभी तक राजा ने बहुत सब्र किया लेकिन अब वो और सब्र नहीं कर सकता। यही सारी बातें थी कि उसने उस गोट को मार दिया था। अभी तक राजा ने बहुत कुछ सहन किया, रीटा की सिंपैथी उसके लिए थी, लेकिन रीटा का कोई बस नहीं चलता, वो अपने हस्बैंड कैप्टन को कभी नहीं समझा पाई। और अब राजा के लिए ये सब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यही वजह थी कि उसने अपनी क्रूएल्टी को अनलॉक कर दिया। इंसानों की तरह राजा भी क्रूवल हो गया और जिस गोट के साथ उसे उस पैन से मिल्क पीना था वह उसी गोट को बिहेड कर देता है, उसको मार देता है। यानी अब चैप्टर 6 यहीं पर एंड हो जाता है। इस चैप्टर 6 के एंड तक राजा फिजिकली कंट्रोल दिखता है लेकिन मेंटली एक्सप्लोजिव स्टेज पर पहुंच चुका है। इधर सर्कस, इधर सिनेमा और इधर कैप्टन, सब मिलकर एक अनएवॉइडेबल कैटास्ट्रॉफ की ओर बढ़ रहे होते हैं। कैटास्ट्रॉफ का मतलब एक बहुत बड़ी मुसीबत सबके लिए आने वाली है, क्योंकि सब ने राजा को एक हद तक परेशान कर दिया है और अब राजा ये सब परेशानियां झेलने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। चैप्टर 6 यहां पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 के एंड तक कैप्टन की क्रूअल्टी पीक पर पहुंच चुकी है। मदन का कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एकदम क्लियरली दिख रहा है। रीटा एक हेल्पलेस कंपैशन उसका भी विजिबल है और राजा के अंदर एक साइलेंट वॉल्केनो की तरह दबा हुआ रेज यानी कि गुस्सा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, द पीक ऑफ ब्रूटैलिटी। अब राजा पीक ऑफ ब्रूटैलिटी को, यानी ब्रूटैलिटी का मतलब निर्दयता को अभी तक सहन कर रहा है और अब उसके साथ में कुछ ऐसा होगा जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं हेल ब्रेक्स लूज, यानी अब सब कुछ बिखरने वाला है। देखिए क्या होता है। चैप्टर 7 सर्कस लाइफ को उनके सबसे डार्क और डेंजरस फेज में ले आता है। चैप्टर 6 में जहां मदन और फिल्म एपिसोड के कारण राजा को कमर्शियल ऑब्जेक्ट बना दिया गया था, चैप्टर 7 में कैप्टन की क्रूअल्टी एब्सोल्यूट कंट्रोल के रूप में सामने आती है। यह चैप्टर साफ कर देता है कि सर्कस केवल एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि वायलेंस वेटिंग टू एक्सप्लोड बन चुका है। यानी कि अब राजा इतना समय सर्कस में बिता चुका है कि वो टोटली परेशान हो चुका है। वो जान चुका है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जहां कैप्टन उसे सिर्फ सर्कस में अपने शो को फुल करवाता है, वहीं मदन एक फिल्म मेकर के तौर पर उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, यानी हर तरीके से उसको एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ रहा है। राजा अब सर्कस की रूटीन का हिस्सा बन चुका होता है। केज से रिंग तक और रिंग से केज तक उसका मूवमेंट मैकेनिकल हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर राजा का माइंड रेस्टलेस रहता है। हंगर, ह्यूमिलिएशन और पास्ट लॉस, जैसे कि उसने अपनी टाइग्रेस को खोया, अपने कब्स की डेथ को देखा, सब मेमोरीज की तरह राजा के भीतर जमा हो चुके हैं। कैप्टन
अब राजा को सिर्फ परफॉर्म करवाना नहीं चाहता बल्कि उसे कंप्लीटली डोमिनेट करना चाहता है। वह क्राउड के सामने यह प्रूव करना चाहता है कि टाइगर भी पूरी तरीके से ह्यूमन कंट्रोल में हो सकता है। कैप्टन रिपीटेडली राजा को हिंड लेग्स पर खड़ा करता है, अपनी पीछे वाली टांगों पर खड़ा करता है और व्हिप से उसे बैलेंस बनाए रखने के लिए फोर्स करता है। राजा इस टॉर्चर को क्वाइटली सहता है लेकिन इंटरनली ब्रेक नहीं होता। वह बिटरनेस के साथ ऑब्जर्व करता है, दे वांटेड मी टू फॉरगेट दैट आई वाज बोर्न फ्री। यानी राजा कहता है सब लोग मुझसे ये चाहते हैं कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं कभी फ्री भी था। सब मुझे सर्कस का एक एनिमल बनाकर रखना चाहते हैं, जबकि वो कभी जंगलों में फ्री रहने का आदी था, लेकिन अब उसके साथ में ये सब चीजें हो रही है। इस चैप्टर में कैप्टन की सैडिस्टिक प्लेजर खुल के सामने आने लगती है। सैडिस्टिक प्लेजर का मतलब होता है, सैडिस्टिक का मतलब जब किसी को दुख देकर आपको प्लेजर महसूस हो, उसे सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। यहां पर कैप्टन को मजा आने लगा है राजा को मारने में, उसे तंग करने में। राजा को पेन में देखकर वो सेटिस्फेक्शन महसूस करता है और क्राउड के एप्लॉज से एंकरेज्ड होता है। राजा समझ जाता है कि कैप्टन के लिए एनिमल सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि ईगो का एक्सटेंशन है। ये उसके मन का ईगो है, ये उसका घमंड है जो वो राजा को कंट्रोल करके दिखाना चाहता है। फिर इसके बाद में इस फेज में रीटा का भी इनर कॉन्फ्लिक्ट और गहरा हो जाता है। रीटा सर्कस एक्ट देखना ऑलमोस्ट छोड़ देती है। जब राजा ब्लीडिंग पॉज और एग्जॉशन के साथ केज में लौटता है, रीटा साइलेंटली उसे देखती है। वह कैप्टन से ओपनली आर्ग्यू नहीं कर पाती लेकिन इमोशनली कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो जाती है। यानी यहां पर रीटा का मन भी अपने हस्बैंड कैप्टन से अलग होने लगता है। रीटा कैप्टन से ये तक कह देती है, वन डे दिस क्रूअल्टी विल टर्न अगेंस्ट यू। रीटा उसकी वाइफ उसे आगाह करती है कि ये जो तुम इतनी क्रूअल्टी राजा के प्रति दिखा रहे हो, एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। फिर कैप्टन रीटा की बातों को एक सुपरस्टिशन मान लेता है, एक अंधविश्वास कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानवरों के साथ में कुछ भी करूं, जानवर कभी मुझसे बदला थोड़ी लेंगे। लेकिन रीडर को क्लियर संकेत मिल जाता है कि अब एक ट्रेजेडी होने वाली है जो अनअवॉइडेबल है, कुछ न कुछ बड़ा बुरा होगा। इस चैप्टर में राजा पहली बार यह महसूस करता है कि सर्कस का सिस्टम अब कोलैप्स के करीब है। कोलैप्स यानी अब खत्म होने वाला है, वो और ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। कैप्टन की क्रूअल्टी एनिमल्स तक सीमित नहीं रहती, वह हेल्पर्स और असिस्टेंट्स पर भी शाउट करता है। फियर पूरे सर्कस एनवायरनमेंट में फैल जाता है। इसी चैप्टर में राजा को ब्रीफ मेंशन मिलता है कि सर्कस में एक अनयूजुअल व्यक्ति आने वाला है, एक ऐसा इंसान जो एनिमल्स को डर या ग्रीड में नहीं देखता, और वह फोरशैडोइंग है द मास्टर की एंट्री की, जो अगले चैप्टर में एक्चुअल रूप में सामने आएगी। यानी कि यहाँ पर राजा सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर एक अंदाजा लगाता है कि सर्कस में बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला है। और ये आदमी कौन होगा? ये आदमी होगा इस पूरे नोवेल का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जो कि है द मास्टर। उसे इस पूरे नोवेल में द मास्टर कहकर बुलाया गया है। ये वही मास्टर है जो आगे चलकर राजा का गुरु की तरह बन जाएगा। लेकिन अभी तक राजा ने इस मास्टर से मुलाकात नहीं की है। उसे सिर्फ लोगों की बातों से यह एहसास होता है कि मास्टर जैसा कोई बड़ा पावरफुल, एक बड़ा अच्छा व्यक्ति है जो आने वाला है। वो क्या होगा, कैसे होगा, वो अगले चैप्टर में पता चलेगा। राजा इस स्टेज पर अपने भीतर वायलेंस को कॉन्शियसली सप्रेस करता है। यानी उसके मन में कई बार ऐसा गुस्सा आता है कि वो सबको मार दे, लेकिन वो उस गुस्से को दबाए रखता है। वह जानता है कि अगर वह इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करेगा तो उसके कंसिक्वेंस इरिवर्सिबल होंगे। वो जानता है कि अगर वो ज़बरदस्ती किसी पे अटैक करेगा या मारेगा तो उसको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। पहले भी वो एक बार गोट को मार चुका है अपने गुस्से में आकर, और उसकी वजह से उसे बहुत मार भी सहनी पड़ी थी कैप्टन की। दोबारा वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। वह खुद को रेस्ट्रेंट में बांधने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है। चैप्टर 7 का इमोशनल कोर राजा की रियलाइजेशन है कि सर्कस, सिनेमा और ह्यूमन वर्ल्ड में एनिमल्स के लिए कोई डिग्निटी नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं देता एनिमल्स को। राजा बिटरली ये तक कहता है, इन देयर वर्ल्ड डिग्निटी वॉज द फर्स्ट कैजुअलिटी। जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, इस सर्कस की दुनिया में और कैप्टन जैसे निर्दयी लोगों की दुनिया में, तो वहां पर सबसे पहले जो चीज़ खत्म होती है ना, वो है लोगों के प्रति सिंपैथी। ये पहली कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब ये एक चीज़ है जो खत्म हो जाती है, मारी जाती है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ना, उनके लिए डिग्निटी होती ही नहीं है। डिग्निटी कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पे सबको इंसल्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। चैप्टर 7 के एंड तक राजा एक लोडेड वेपन की तरह बन चुका है, एक हथियार की तरह बन चुका है जो कभी भी फूट सकता है।
एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है, इंटरनली एक्सप्लोजिव है। कैप्टन अपनी विक्ट्री के एल्यूजन में जी रहा है और उस तरफ कैप्टन के क्या हालात है, वो एक भ्रम में जी रहा है कि मैंने राजा को कंट्रोल कर लिया, मैंने एक टाइगर को कंट्रोल कर लिया। रीटा की क्या पोजीशन है, वो डेस्पेयर यानी वो निराशा में है। राजा एक कैटास्ट्रॉफ के थ्रेशोल्ड पर खड़ा है। थ्रेशोल्ड का मतलब दहलीज पर खड़ा है, यानी ये चैप्टर जब खत्म होता है ना, चैप्टर नंबर 7, तब तक की सिचुएशन बड़ी डेंजरस है। एक तरफ राजा एक कैटास्ट्रॉफ यानी बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है और वो बिल्कुल उसकी दहलीज पर खड़ा है, कभी भी उसका अंदर का गुस्सा फूट पड़ सकता है। रीटा वो चुपचाप निराशा में ये सब चीजें देख रही है। कैप्टन अपने घमंड में जी रहा है और राजा अपने आप को रोक के रख रहा है कुछ बुरा करने से पहले। यहीं पर चैप्टर 7 खत्म हो जाता है और अब देखते हैं इसके आगे की कहानी में क्या होता है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर 8 में, जिसका नाम है द मास्टर एंड द पावर ऑफ नॉन वायलेंस। यहाँ पर इस नोवेल का अगला कैरेक्टर आता है जो कि है द मास्टर, और कैसे वो नॉन वायलेंस समझाएगा राजा को, ये कहानी है। तो देखिए अब इस चैप्टर में आगे क्या होता है। चैप्टर 8 सर्किस लाइफ में एक ऐसा मोड़ लाता है जहां वायलेंस और ग्रीड के बीच पहली बार कामनेस और अंडरस्टैंडिंग प्रवेश करती है। यानी कि अभी तक की पूरी कहानी में हर तरफ वायलेंस था, लालच था, लेकिन अब एक शांति और एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग एंटर होने वाली है। कैसे, देखिए चैप्टर 7 के अंत तक कैप्टन की क्रूअल्टी पीक पर पहुंच चुकी थी और राजा भीतर ही भीतर एक कैटास्ट्रॉफ के थ्रेशोल्ड पर खड़ा था। इसी टेंस एटमॉस्फेयर में एक और अनयूजुअल व्यक्ति सर्कस में आता है जिसका नाम है द मास्टर। द मास्टर की एंट्री बड़ी क्वाइट होती है, वह बिल्कुल लाउड नहीं बोलता, ना कोई विप का यूज़ करता है, ना कोई चेयर उठाता है। उसके मूवमेंट स्लो है, कंट्रोल्ड है और कंपोज्ड है, यानी वो बहुत ही अपने आप में एक प्रकार से रुका हुआ है। उसमें कोई भी ठहराव देखने को मिलता है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, उसमें कोई लालच नहीं भरा। राजा इमीडिएटली महसूस करता है कि यह इंसान कैप्टन से फंडामेंटली बिल्कुल अलग है। मूलभूत तरीके से ये जो मास्टर आज सर्कस में आया है ये कैप्टन से बिल्कुल अलग है। एक और जहां पर कैप्टन एग्रेसिव है, वायलेंट है, वहीं पर ये मास्टर बहुत ही काम पर्सन है। द मास्टर राजा के केज के पास आता है लेकिन उसे प्रोवोक नहीं करता, उसे उकसाता नहीं। वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहता है और राजा को ऑब्जर्व करता है, उसकी ब्रीदिंग, उसके पोस्चर, उसके शरीर के और उसकी आंखों की इंटेंसिटी, गहराई को वो देखता है मास्टर। राजा इस मोमेंट को याद करते हुए कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ए ह्यूमन लुक्ड एट मी विदाउट फियर। मास्टर वो पहला व्यक्ति है जिसने राजा को इतनी क्लोजली ऑब्जर्व किया और उसे डरा नहीं। कैप्टन इनिशियली द मास्टर को लाइटली लेता है, उसे लगता है क्या है, मेरे इतने सारे दर्शक जो सर्कस में रोज आते हैं उन्हीं में एक व्यक्ति ये मास्टर है। उसे लगता है कि बिना वायलेंस के टाइगर को हैंडल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन द मास्टर कामली कैप्टन से कहता है कि फियर टेम्पररी कंट्रोल देता है, ट्रस्ट परमानेंट डिसिप्लिन देता है। यहाँ पर मास्टर कैप्टन से मिलता है और कैप्टन को कहता है कि मैंने तुम्हारे सर्कस में काम करने के तरीके को देखा है, तुम राजा को वायलेंटली कंट्रोल करना चाहते हो। आप किसी के ऊपर वायलेंटली कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हो तो आप टेम्पररी तौर पर तो उसे डोमिनेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप परमानेंटली उसको डोमिनेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पीसफुली काम लेना पड़ेगा, आपको वायलेंस को छोड़ना पड़ेगा। वो क्या कहता है उसे, अगर आप ट्रस्ट दोगे तो आप उसे परमानेंटली डिसिप्लिन कर पाओगे। यह थॉट सर्कस सिस्टम के बिल्कुल ओपोजिट है। अब ये जो मास्टर है राजा के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है, वो कैप्टन को मना लेता है कि तुम कुछ देर के लिए राजा को मेरे पास छोड़ दो। राजा एक ऐसा बीस्ट है जिसको हमेशा कंट्रोल नहीं करा जा सकता, इसके साथ में अगर तुम कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ही तुम इसे कंट्रोल कर पाओगे। तो कैप्टन कहता है कि ठीक है, आप ट्राई करके देख लो। तो अब मास्टर वक्त बिताने लगता है राजा के साथ में। अब ये मास्टर राजा को ट्रेनिंग शुरू करता है। वह ट्रेनिंग फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल भी होती है। वह राजा को कमांड्स नहीं देता बल्कि साइलेंस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। राजा ऑब्जर्व करता है कि ये मास्टर कभी सडन मूवमेंट नहीं करता, कभी शाउट नहीं करता, कभी भी कोई दर्द उसके ऊपर इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। राजा पहली बार महसूस करता है कि उसे ओबे करने के लिए डराया नहीं जा रहा, उसकी बॉडी नेचुरली रेस्पॉन्ड कर रही है। अब उसका जो एग्रेशन था मन का वो धीरे धीरे सेटल होने लगा है। और राजा इस चेंज को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करता है, राजा कहता है हिज साइलेंस रेस्ट्रेन्ड मी मोर देन विप्स एवर डिड। अब तक कैप्टन
राजा को कंट्रोल करने के लिए उसे कोड़े मारता था, विप्स, चाबुक से मारता था। लेकिन यहां पर मास्टर ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मास्टर सिर्फ उसको साइलेंस ट्रीट कर रहा है और ऐसे में वो उसको रिस्ट्रेन कर पा रहा है। विप्स से कहीं ज्यादा असर तो मास्टर की साइलेंस का देखने को मिलता है। अब देखिए इस चैप्टर में आगे क्या होता है। इस चैप्टर में राजा और द मास्टर के बीच एक साइलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक गहरा रिश्ता सा बन गया उनके अंदर। यह बॉन्ड वर्ड्स पर नहीं बल्कि म्यूचुअल अवेयरनेस, म्यूचुअल यानी आपस में एक दूसरे की अवेयरनेस पर बेस्ड है। राजा इंस्टिंक्टिवली मास्टर की प्रेजेंस में काम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सर्कस जाता है तो सर्कस की जो नॉइस है या खियोस है वो उसके माइंड पर पहले जितना असर अब नहीं डालते, क्योंकि मास्टर ने उसको शांत रहना सिखाया है। मास्टर ने राजा की गुस्से को शांत कर दिया। कैप्टन इस बदलाव को देखकर बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसे लगता है जैसे कि उसकी अथॉरिटी राजा पर से वीक हो रही है। वही राजा जो अब तक डर के मारे कैप्टन की बात सुनता था, अब वो इतना शांत क्यों हो गया? मास्टर ने उसके ऊपर इतना जल्दी इतना असर कैसे डाल दिया? और जो रीटा है कैप्टन की वाइफ, इस चेंज को बड़ा क्वाइटली नोटिस करती है। पहली बार उसे एक होप फील होती है कि राजा को बिना टॉर्चर के हैंडल किया जा सकता है। रीटा मास्टर के अप्रोच से साइलेंटली एग्री करती है, क्योंकि रीटा तो हमेशा से राजा के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी और अपने पति से वो खुद परेशान थी। अब जब राजा को वो मास्टर ट्रेन कर रहा है तो रीटा मन ही मन खुश है कि चलो पहली बार राजा को किसी ने वायलेंस के बिना हैंडल करने की कोशिश की, और रीटा इस बात को लेकर बड़ा अच्छा फील करती है। ये जो द मास्टर है ये एनिमल्स को सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाता बल्कि सेल्फ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। राजा समझने लगता है कि ट्रू स्ट्रेंथ एग्रेशन में नहीं बल्कि रेस्ट्रेंट में होती है। ये फिलोसफी जंगल के नेचुरल से भी मेल खाती है, क्योंकि जंगल में भी तो ऐसा ही होता है। जंगल में केवल एग्रेशन नहीं होता बल्कि एक रेस्ट्रेंट वाली फीलिंग थी, लेकिन बाहरी दुनिया में अननेसेसरी वायलेंस है। तो अब एक प्रकार से देखा जाए ना तो राजा को अच्छा लगने लगा है। राजा अपनी रियलाइजेशन को देखिए कैसे शेयर करता है। राजा कहता है पावर इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट कैन रेस्ट्रेन इटसेल्फ। देखिए पावर इस बात में नहीं है कि आप लोगों को डोमिनेट करें, पावर इस बात में है कि लोग आपकी प्रेजेंस में खुद ब खुद रेस्ट्रेंट फील करें। मास्टर में रियल पावर थी, क्योंकि मास्टर की कंपनी में राजा अपने आप काम फील करता था। राजा खुद ब खुद उसके ऑर्डर्स लेना चाहता था, लेकिन कैप्टन की जो अथॉरिटी थी वो पावर दिखा रहा था, लेकिन वो असलियत में पावर नहीं है, क्योंकि वो पावर वायलेंस के ऊपर आधारित थी, डर पर आधारित थी। लेकिन मास्टर ने इसको एग्रेशन कंट्रोल करना सिखाया है। यहाँ पर जाकर चैप्टर एंड होने लगता है और चैप्टर के एंड तक राजा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म तो नहीं होता, लेकिन एक डायरेक्शन उसके मन में क्लियर हो जाती है। कैप्टन वायलेंस के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है और वही मास्टर नॉन वायलेंस और बैलेंस के रास्ते पर राजा को गाइड करता है। सर्कस में अब दो ऑपोजिट फिलोसॉफीज देखने को मिलती है। सर्कस में बीच में राजा है और एक तरफ है कैप्टन जो अपनी अथॉरिटी वायलेंस के दम पर बनाना चाहता है, और एक तरफ है मास्टर जो राजा को अच्छे से ट्रीट करता है और मास्टर उसे पूरी तरीके से चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अब क्या होता है व्हेन वायलेंस टर्न्स ऑन इट्स क्रिएटर, मतलब कि इस चैप्टर में कुछ खास होने वाला है। अब वो देखिए वो क्या चीज़ है। चैप्टर 9 पूरे नोवेल का सबसे एक्सप्लोजिव टर्निंग पॉइंट है, सबसे विस्फोटक है ये। चैप्टर 8 में द मास्टर की एंट्री के साथ राजा के भीतर का रेस्ट्रेंट और कामनेस का बीज पड़ चुका था, लेकिन जैसे ही सर्कस में वो जाता था सब कुछ चेंज हो जाता। सर्कस का आउटर सिस्टम अभी भी कैप्टन की क्रूअल्टी से चलता है। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन इस चैप्टर में ट्रेजेडी बनकर फूट पड़ता है। ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ मास्टर है जो राजा को शांत बना रहा है और एक तरफ कैप्टन है जो अभी भी उसे कंट्रोल कर रहा है। सर्कस में एक दिन एक बड़ा पब्लिक शो रखा जाता है। टेंट खचाखच भरा होता है। लाउड म्यूजिक, ब्राइट लाइट्स और क्राउड की एक्साइटमेंट एटमॉस्फेयर को बिल्कुल चार्ज्ड बना देती है। हर तरफ लोग इस पब्लिक शो को देखने के लिए आते हैं। राजा को केज से बाहर लाया जाता है। इस बार राजा अंदर से अनयूजुअली काम है, यानी कि राजा तो मास्टर से इतना ट्रेंड हो चुका है कि वो बहुत शांत है, क्योंकि द मास्टर की ट्रेनिंग ने उसे माइंड को बैलेंस सिखाया होता है। अब क्या होता है, कैप्टन रिंग में व्हिप और चेयर के साथ में प्रवेश करता है, हमेशा की तरह अपना खौफ बनाते हुए। राजा नोटिस करता है कि कैप्टन आज पहले से ज़्यादा रेस्टलेस और एग्रेसिव है। उसे यह स्वीकार नहीं हो रहा कि राजा अब फियर से नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल से बिहेव करता है।
कैप्टन को लगता है कि उसकी अथॉरिटी वीकन हो रही है। जैसे जैसे कैप्टन राजा को देखता है तो राजा पहले की तरह गुर्राता नहीं, राजा पहले की तरह एग्रेसिव नहीं रह गया। तो ये बात अंदर ही अंदर कैप्टन को खाती है। कैप्टन को लगता है कि जैसे मेरी अथॉरिटी अब कमजोर पड़ रही है क्योंकि ये राजा इतना इजीली मास्टर से इन्फ्लुएंस होने लगा है। ये बात उसे ना डाइजेस्ट नहीं हो पाती और कैप्टन क्राउड के सामने राजा को जानबूझकर प्रोवोक करता है। वो अननेसेसरी के कमांड्स देता है और विप का ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है, उसे चाबुक मारने लगता है। राजा अपने मास्टर की टीचिंग को याद करता है और रिएक्शन अवॉइड करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन राजा को बहुत क्लोज आ जाता है और डेलिबरेटली यानी जानबूझकर उसे इरिटेट करता है। कैप्टन के मन में एक गुस्सा है, एक खीज है कि ये राजा मुझसे डर नहीं रहा, ये राजा इतना काम क्यों है, इतना शांत क्यों है, और इस वजह से वो जानबूझकर उसे उकसाता है। राजा अपने आप को पूरा कंट्रोल करके चलता था, लेकिन यहाँ पर कैप्टन जानबूझ के उसे तंग करने लगता है, उसे परेशान करने लगता है। बहुत कोशिश करी राजा ने खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन कैप्टन उसे तंग किए जा रहा है। अब जब कैप्टन राजा के बहुत क्लोज आता है, उसे इरिटेट करता है, तो राजा इस मोमेंट के लिए क्या कहता है, आई हैड नो विश टू किल, आई ओनली विश्ड टू बी लेफ्ट अलोन। राजा कहता है कि मैं किसी को नहीं मारना चाहता था, मैं सिर्फ अकेले रहना चाहता था। लेकिन कैप्टन की प्रोवोकेशन एक्सट्रीम हो जाती है। इधर क्राउड की नॉइज, लाइट्स, इधर कैप्टन का वायलेंस, सब मिलकर राजा के इंस्टिंक्ट्स को ओवरलोड कर देते हैं। राजा का सेल्फ कंट्रोल टूटता नहीं, लेकिन इंस्टिंक्टिवली शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि राजा के मन में वायलेंस भरा था, लेकिन राजा खुद परेशान हो जाता है, वो खुद हैरान हो जाता है इतना ज्यादा जो कुछ हो रहा है, और एक झटके में, एक सिंगल इंस्टेंट में राजा कैप्टन पर जंप करता है। यह एक्ट रिवेंज ड्रिवन नहीं है, बल्कि एक इमीडिएट डेंजर से सेल्फ डिफेंस की तरह। देखिए अब राजा क्या करता है, एक झटके से कैप्टन के ऊपर जंप करता है और कैप्टन को मार देता है। हमेशा के वायलेंस को पीक आ चुका था, वो सहन नहीं कर पाता और गुस्से में आके वो उसे मार देता है। अब ऐसा नहीं है कि राजा ने कैप्टन को इसलिए मार दिया क्योंकि वो रिवेंज चाहता है, वो बदला चाहता है, बल्कि एक प्रकार से सेल्फ डिफेंस भी तो है। वो इतना ज़्यादा प्रोवोक कर रहा था कैप्टन उसे कि राजा को बर्दाश्त नहीं होता, और राजा गुस्से में आकर अचानक से अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर ही सही, लेकिन वो उसे मार देता है एक झटके में। कैप्टन को पकड़ता है और कैप्टन वही रिंग में गिर जाता है और कैप्टन की डेथ हो जाती है। वो कैरेक्टर जिसने अब तक राजा के पेशेंस को इतना टेस्ट किया, अब उस कैप्टन को राजा के द्वारा ही मार दिया जाता है। यानी कि राजा की लाइफ में कैप्टन की कहानी खत्म होती है। टेंट में कंप्लीट केओस फैल जाता है, क्राउड स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है, लोग इधर उधर भागने लगे हैं, सर्कस सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। राजा खुद इस घटना से स्टन्ड है, हैरान है, उसे विक्ट्री या सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा कि जिस आदमी ने मुझे आज तक इतना परेशान किया मैंने उसे बदला ले लिया। लेकिन उसके मन में एक हैवी रियलाइजेशन है कि उसने एक इरिवर्सिबल लाइन क्रॉस कर ली है, उसे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि मास्टर ने उसको हमेशा इस बात के लिए ट्रेन किया, लेकिन अब उसका खुद पर कोई वश नहीं था। वो जानता था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो वापस कभी भी रिवर्स में नहीं जा पाएगा। अब राजा इसे कैसे एक्सप्रेस करता है, राजा कहता है वायलेंस सॉल्व्स नथिंग। मैं जानता हूं वायलेंस से कुछ सॉल्व नहीं होता, इट ओनली चेंजेस द शेप ऑफ सफरिंग। आपने वायलेंस के आवेश में आकर कुछ कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ सफरिंग का रूप बदला है। अब आपको सफर तो भी करना पड़ेगा। जैसे राजा के लिए सिचुएशन कोई सॉल्व थोड़ी हो गई, राजा ने गुस्से में आकर कैप्टन को मार दिया, लेकिन उससे उसकी परेशानियों का अंत थोड़ी हो गया। अब ऐसी स्थिति में मास्टर जब ये चीज देखता है तो वो खुद हैरान हो जाता है। मास्टर इमीडिएटली सिचुएशन को समझ जाता है, वह राजा को शाउट नहीं करता, पनिश नहीं करता, वह कामली राजा की ओर देखता है और उसे संकेत देता है कि वह रिंग को छोड़ दे, वहां से चला जाए, एक बार वहां से भाग जाए। राजा भी इंस्टिंक्टिवली मास्टर के संकेत को फॉलो करता है। सर्कस गार्ड्स, हेल्पर्स, क्राउड, कोई भी राजा को रोकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि राजा ने अभी अभी एक इंसान का कत्ल किया है, मार दिया उसको। केज खुली रह जाती है। राजा पहली बार सर्कस की कैप्टिविटी, बंदिश से बाहर खुले स्पेस में कदम रखता है, लेकिन यह फ्रीडम उसे जॉय नहीं लगती, बल्कि यह कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी की लगती है। क्योंकि राजा ने यह थोड़ी सोचा था कि मैं किसी दिन कैप्टन को मार दूंगा और भाग जाऊंगा, लेकिन उसने अचानक से इंस्टिंक्टिवली मार तो दिया, लेकिन अब वो क्या करे, उसे खुशी महसूस नहीं हो रही। वो कंफ्यूज्ड है कि अब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन से कैसे बचूं। रीटा इस केओस को दूर से देख रही है। कैप्टन की डेथ से उसे शॉक लगता है, लेकिन उसकी अर्लियर वार्निंग सच साबित होती है। उसने हमेशा कैप्टन को वार्न किया था कि यह ब्रूटैलिटी एक दिन उस पर भारी पड़ेगी।
अब जो मदन है, जो फिल्म मेकर है, वो इस ट्रेजेडी के बाद सीन से डिसअपियर हो जाता है क्योंकि उसका कमर्शियल ड्रीम कोलैप्स हो चुका है। अभी तक वो लेकर उसको फिल्म की शूटिंग जारी थी, उसकी मदन फिल्म बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि टाइगर ने तो कैप्टन को मार दिया, अब वो खुद वहां से डर के मारे भाग गया। उसका ये जो सारा एक सपना था ना कि मैं राजा को लेकर अपनी फिल्म कंप्लीट करूंगा, रिलीज करूंगा, पैसे कमाऊंगा, वो सारा ड्रीम कोलैप्स हो गया राजा के एक स्टेप की वजह से। तो मदन तो डर के मारे वहां से भाग ही जाता है। चैप्टर 9 के अंत तक राजा अब सर्कस से बाहर निकल चुका है और बाहर निकलकर वो कहाँ जाता, वो सिटी ऑफ मालगुडी की ओर मूव करने लगता है और उसके पीछे सर्कस का कोलैप्स, फियर, ह्यूमन पैनिक सब कुछ रह गया और वो वहां से दूर चला जाता है। कैप्टन की डेथ के साथ, सर्कस वर्ल्ड के कंप्लीट एंड के साथ राजा की लाइफ एक पुराने चैप्टर के परमानेंटली क्लोज हो जाती है और अब उसके पास में जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। वो डर के मारे मालगुडी की ओर जाने लगता है। अब क्या हुआ, सर्कस से भागकर टाइगर पहुंच चुका है मालगुडी के गांव में और चारों तरफ फिर से एक बार वही केओस फैलने वाला है। आते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 की शुरुआत सर्कस के कोलैप्स के बाद होती है। चैप्टर 9 में कैप्टन की डेथ हो जाती है और इस सारे केओस के बीच राजा केज से बाहर निकल चुका है। अब वह जंगल की ओर नहीं बल्कि अनजाने में सिटी ऑफ मालगुडी की तरफ बढ़ता है। यह मूवमेंट चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं था कि वो शहर में जाना चाहता था लोगों के बीच, लेकिन परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई थी, सर्कमस्टेंस का परिणाम है। राजा खुली जगह और ट्रीज को खोज रहा था, लेकिन अचानक से वो कहां पहुंच गया, गांव में, जहां पर रोड्स है, बिल्डिंग्स है, लाइट्स है और नॉइस है। सिटी राजा के लिए जंगल से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। यहां पर कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं होती, स्ट्रीट्स बिना रिदम के रिवर्स की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक सड़क खत्म होती है अगली सड़क शुरू हो जाती है। जाने क्या सीन है। स्मेल्स अनफेमिलियर है, पता नहीं कहीं से ऑयल की, कहीं स्मोक, कहीं ह्यूमन स्वेट यानी किसी के पसीने की गंध, ये सब चीजें आती। राजा ने ये कभी महसूस नहीं करा। राजा को अचानक लगता है कि वर्ल्ड इंस्टिंक्ट के लिए नहीं बना। वह खुद कहता है द सिटी हैड नो पल्स दैट आई कुड रिकॉग्नाइज। वो सिटी को पहचान ही नहीं पाता। अब तक उसने जंगल देखे थे, उसने सर्कस की दुनिया देखी थी, लेकिन ये शहर में लोगों के बीच की दुनिया का पाला उसे कभी नहीं पड़ा था। तो वो नहीं जानता कि वो क्या करे, कैसे इस स्मेल को मेकआउट करे कि ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जैसे ही राजा मालगुडी की स्ट्रीट्स में दिखाई देता है, चारों ओर पैनिक फैल जाता है। शॉप्स के शटर नीचे गिर जाते हैं, डोर्स बंद हो जाते हैं, लोग विंडोज के पीछे से झांकने लगते हैं, बच्चे सड़कों पर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। टाइगर टाइगर, रूमर्स यानी अफवाहें बिना देखे फैलती है। फियर मल्टीप्लाई हो रहा है, हर तरफ खबर फैल गई कि एक टाइगर जो है वो बिल्कुल गांव में आ गया है और लोगों में डर फैल गया। पुलिस और लोकल अथॉरिटीज अलर्ट हो जाती है, सायरन बजने लगते हैं, विसल्स यानी सीटी और शाउटिंग राजा के सेंसेस को डिस्टर्ब कर देती है और एक बार फिर से राजा के सामने आ जाती है वही सारी गन्स, वही गन्स जो फॉरेस्ट में हंटर्स के हाथों में भी हुआ करती थी। राजा बिटरली रियलाइज करता है कि ह्यूमन वर्ल्ड हर प्रॉब्लम का आंसर वेपन से देता है। उसे लगने लगता है कि ये क्या है, कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा और हर कोई वेपन्स ले आता है। पहले कभी इन्हीं वेपन्स की वजह से उसके फादर मारे गए थे, उसकी मदर गई, फिर उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सबको हंटर्स ने हंट डाउन कर दिया। और एक बार फिर जब वो गलती से गांव में आ गया तो कोई उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि फिर से लोग वेपन्स ले आए। उसको लगता है क्या हर बात का जवाब तुम लोगों के पास वेपन ही है क्या। राजा सिटी के भीतर मूव करते हुए कभी नैरो लेन्स में फंस जाता है, कभी ओपन ग्राउंड में पहुंचता है। लोग उसे डिस्टेंस से देखते हैं, लेकिन सामने आने की हिम्मत कौन करे, वो तो एक टाइगर है ना। राजा ऑब्जर्व करता है कि फियर ह्यूमंस को अलर्ट नहीं बल्कि पैरालाइज बना देता है। और राजा को एक बड़ी अच्छी चीज महसूस हुई, जब लोग एकदम से डर में आते हैं ना तो पैरालाइज, वो हिल ही नहीं पाते, मूव ही नहीं कर पाते, एकदम से सदमे में आ जाते हैं और राजा को देखकर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए डर की वजह से, उन्हें भागना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन ह्यूमंस भी बड़े अजीब होते हैं, ह्यूमंस डर के मारे वहीं के वहीं सदमे में खड़े रह जाते हैं, कोई भाग ही नहीं पाता। फिर क्या होता है, इस चैप्टर में राजा टेम्पल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स के पास से भी गुजरता है। आयरनी देखिए ये है कि जहां ह्यूमंस पीस की बात करते हैं वहीं सबसे ज्यादा पैनिक दिखाई देता है। राजा किसी ह्यूमन को अटैक नहीं कर रहा, अभी तक उसने किसी पर हमला नहीं किया, क्योंकि वैसे भी वो ये सब चीजें जानता है कि ये ह्यूमंस है, मुझे इन पर अटैक नहीं करना। उसका इंटेंशन सिर्फ शेल्टर और एग्जिट को ढूंढना है। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मुझे बताओ मैं कहां पर जाऊं, कहां पर रहूं, या फिर मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं। वो एक बात क्लैरिफाई भी करता है, आई वॉज नॉट हंटिंग, आई वॉज ओनली सीकिंग ए वे आउट। वो लोगों को समझाना चाहता है कि अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं तो सिर्फ यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं, कोई मुझे रास्ता बताओ, मैं चला जाऊंगा। फिर इसके बाद में क्या होता है,
लेकिन सिटी में इंटेंशन इररेलेवेंट है। कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि इस टाइगर का इंटेंशन क्या है, इसका इरादा क्या है, ये बेचारा यहाँ भटक गया है, ये जंगल में जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, ये बात इररेलेवेंट है। परसेप्शन रियलिटी है। लोगों का परसेप्शन क्या है कि ये टाइगर है, ये मैन ईटर है, ये खा जाएगा लोगों को। मीडिया भी गॉसिप फियर को एम्पलीफाई यानी और बढ़ा देती है। राजा समझ जाता है कि पूरी सिविलाइजेशन डेंजर को समझने के बजाय लेबल करती है। कोई भी समझना नहीं चाहता कि ये टाइगर यहाँ पे क्यों है, कैसे आया है। सबने लेबल लगा दिया उसके ऊपर कि ये टाइगर है, ये लोगों को मारने के लिए आया है। लोगों के परसेप्शंस उन पर हावी हो जाते हैं। इस चैप्टर में मास्टर बैकग्राउंड में री एंटर करता है। अथॉरिटीज मास्टर को खुद कांटेक्ट करती है क्योंकि वह एनिमल्स को कामली हैंडल करने के लिए जाना जाता था। तो ये जो मास्टर है मालगुडी की ओर आते हुए सिचुएशन को एसेस करता है और डिसाइड करता है कि फोर्स ट्रेजेडी को आगे बढ़ाएगा। कैसे? राजा धीरे धीरे एग्जॉस्टेड हो गया है, वो थक चुका है, कंटिन्यूअस अलर्टनेस से उसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है। इधर लाउड साउंड्स, फियर फील्ड साइलेंस और गन की प्रेजेंस उसे मेंटली ओवरवेल्म कर देती है। वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जो टेम्पररी उसे शेल्टर दे, जहां पर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सके। दीवारें, शेड और क्लोज्ड स्पेस हो जहां पर, बस वो एक ऐसी जगह की तलाश में था। चैप्टर 10 के एंड तक राजा एक ऐसे एरिया की ओर बढ़ता है जहां पर स्कूल की बिल्डिंग है, क्योंकि राजा को नहीं पता उसे कहां जाना है, वो तो खुद परेशान है। वो एक स्कूल की बिल्डिंग को देखता है और उसे लगता है कि ये जगह शायद उसको थोड़ा आराम दे सके, तो वो वहां चला जाता है। राजा को नहीं पता कि ये स्कूल है और यहाँ पर थिक वॉल्स और रिलेटिवली थोड़ा क्वाइट जोन लगता है। उसे लगता है यहाँ पे ठीक है, यहाँ शांति है, तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसे करके वो सोचता है और यहीं आकर चैप्टर 10 एंड हो जाता है। यहाँ पर सिटी ऑफ मालगुडी पैनिक में है, वेपन्स के साथ में पुलिस रेडी है, राजा एग्जॉस्टेड है, कंफ्यूज्ड है, और यहीं से स्कूल का एपिसोड आगे शुरू होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 11 में, फ्रॉम केओस टू काम, स्कूल एंड केव। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर का जो नाम दिया है ना, इसमें सारी चीज़ बताता है कि कैसे वो स्कूल से शुरू हुआ, कैसे एक केव तक पहुँचेगा। अब ये क्या कहानी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो एक स्कूल में फंस चुका है। वो स्कूल में रेस्ट करने के लिए गया था, उसे स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन अब क्या होता है उसकी लाइफ में वो देखिए। चैप्टर 11 राजा की लाइफ का सबसे डिसाइसिव और ट्रांसफॉर्मेटिव चैप्टर है। चैप्टर 10 में सिटी ऑफ मालगुडी पैनिक में डूबी हुई है, राजा एग्जॉस्टेड है, कंफ्यूज्ड है, लगातार चेस किए जाने की हालत में था। लाउड नॉइस, गन्स और ह्यूमन फियर ने उसे मेंटली और फिजिकली तोड़ दिया था। इसी एग्जॉशन में राजा एक कंपैरेटिवली शांत जगह की ओर बढ़ता है, ऊंची वॉल्स, शेडेड कॉरिडोर, यानी कि एक स्कूल बिल्डिंग की ओर। राजा को यह नहीं पता कि यह स्कूल है, वो सिर्फ साइलेंस और शेड की तलाश में कंपाउंड के अंदर चला जाता है। उसी समय क्लासरूम्स में पढ़ाई चल रही थी। अचानक किसी बच्चे की खिड़की से राजा पर नजर पड़ती है और वो जोर से चिल्ला उठता है, टाइगर टाइगर। पूरा स्कूल पैनिक में आ जाता है, चिल्ड्रन स्क्रीम यानी चिल्लाने लगते हैं, टीचर्स तुरंत दरवाजों को बंद कर देते हैं, क्लासेस लॉक हो जाती है और स्टूडेंट्स बेंच के नीचे छिप जाते हैं। राजा इस रिएक्शन को समझ नहीं पाता, उसे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया, अचानक सब इतना क्यों पैनिक में है। उसका किसी को हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो सिर्फ रेस्ट करना चाहता था। राजा खुद कहता है, आई हैड नो क्वारल विद देम, आई ओनली वांटेड रेस्ट। स्कूल के बाहर क्राउड जमा हो जाती है, पुलिस आती है। जैसे ही खबर फैली कि राजा स्कूल में पहुंच गया तो वहां पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। गन्स, रोप्स और शाउटिंग शुरू हो जाती है। रूमर्स फैलते हैं कि टाइगर बच्चों को मार देगा। राजा गन्स की स्मेल पहचान लेता है क्योंकि उसने बचपन से उस स्मेल को सूंघा था और इंस्टिंक्टिवली अलर्ट हो जाता है, लेकिन किसी पर अटैक नहीं करता। इसी क्रिटिकल मोमेंट में मास्टर वहां पर आता है। जब चारों और बच्चे परेशान हैं, उसको राजा को एक क्लास में लॉक कर दिया गया है, तभी मास्टर वहां पर आता है। अथॉरिटीज उसे बुला चुकी होती है क्योंकि वह एनिमल्स को वायलेंस के बिना हैंडल करने के लिए जाना जाता था। मास्टर पुलिस को वेपन्स पीछे रखने को कहता है और अकेले स्कूल के कंपाउंड में प्रवेश करता है, क्योंकि टाइगर यानी कि राजा और मास्टर दोनों एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। मास्टर राजा के सामने आता है, ना कोई शाउट, ना कोई सडन मूवमेंट। उसकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी पहले की तरह काम है और एश्योर्ड है। राजा उसे तुरंत पहचान लेता है। सर्कस में बना वो जो एक साइलेंट बॉन्ड था अब निर्णायक बन जाता है। राजा उस मोमेंट को याद करते हुए कहता है, हिज काम एंटर्ड मी लाइक ए कमांड। जब स्कूल के अंदर राजा को शांत करने के लिए मास्टर आता है तो मास्टर उस पर बिल्कुल नहीं चिल्लाता, कोई ज़बरदस्ती नहीं, और फिर से उसका वो शांत स्वरूप देखकर राजा कॉन्फिडेंट फील करता है और राजा के मन में फिर से एक वही भाव पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कहा भी नहीं उसने, लेकिन फिर भी उसे एक कमांड मिल गया राजा को।
अब इसके बाद में देखिए, द मास्टर राजा को इशारे से फॉलो करने को कहता है। मास्टर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, और राजा बिना रेजिस्टेंस के उसके पीछे चल पड़ता है। यह दृश्य टीचर्स, स्टूडेंट, पुलिस, क्राउड सबको एकदम हैरान कर देता है कि कैसे एक आदमी ने एक टाइगर को कमांड दिया और टाइगर उसके पीछे चल पड़ा। गन्स उनके लिए यूजलेस साबित हो जाती है, सारा फियर खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। और फिर अब मास्टर और राजा दोनों फ्री है। अभी तक तो राजा फिर भी कैप्टन की कैप्टिविटी में था, लेकिन अब वो मास्टर के पीछे पीछे चल पड़ा। स्कूल एपिसोड के बाद द मास्टर राजा को इमीडिएटली जू नहीं भेजता। वह समझता है कि राजा अभी ट्रांजिशन फेज में है, इसलिए वह राजा को मालगुडी टाउन से दूर हिल्स की ओर स्थित अपने केव में ले जाता है। जैसा सब लोग सोच रहे थे कि अब ये मास्टर जब टाइगर को, राजा को लेकर वहां से चला गया तो वो क्या करेगा। अब एक तो ऑप्शन ये था कि वो उसे हाथों हाथ पकड़ के जू में भेज दे, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी आई हुई है। पुलिस अगर उसे पकड़ेगी तो क्या करेगी, वहां की चिड़ियाघर जू में ले जाएगी। लेकिन मास्टर नहीं चाहता कि वो जू में जाए। क्यों? क्योंकि मास्टर को मालूम है कि अभी राजा का पूरा ट्रांजिशन नहीं हुआ है। वो राजा को एक बड़े ही शांत एनिमल में कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। वो ट्रांजिशन का फेस चल रहा है। हो सकता है कि बहुत ही जल्द राजा भी एकदम शांत हो जाए मास्टर की तरह, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा और ग्रूम करने की ज़रूरत थी। इसलिए वो राजा को अपने साथ में मालगुडी से दूर पहाड़ियों में एक केव में ले जाता है, एक गुफा में रखता है। यानी कि आप देखिए, एक गुफा में एक टाइगर और एक इंसान साथ में रहेंगे। यह केव द मास्टर का स्पिरिचुअल रिट्रीट है। यहाँ पर मास्टर अक्सर आया करता था। स्पिरिचुअल रिट्रीट का मतलब जब भी वो स्पिरिचुअली अपनी अवचेतना के इम्पैक्ट में रहना चाहता है, जब भी वो इस दुनिया के शोर शराबे से दूर कहीं पर शांति से रहना चाहता था, तो अक्सर ये मास्टर इसी केव में आता था। और इस बार वो इस केव में अपने साथ राजा को ले आया है। यहाँ पर साइलेंस है, ट्रीज है, रॉक्स है। राजा यहाँ केज में नहीं रहता, यहाँ पर कोई पिंजरा नहीं है। यहाँ पर वो फ्रीली इस केव के आसपास बैठता है, लेटता है और मास्टर की प्रेजेंस में बिल्कुल काम रहने लगता है। राजा क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर माई कैप्टिविटी आई लिव्ड विदाउट चेन्स और फियर। मैं पहली बार बिना जंजीरों में जकड़े हुए हूँ और बिना किसी डर के यहाँ पे रह रहा हूँ। ये जो केव लाइफ है, ये राजा की सबसे बैलेंस फेज बन जाती है। यहाँ जंगल नहीं है, ना सर्कस है, ना सिटी का शोर शराबा केओस है। यहाँ पर राजा एक एस्केटिक टाइगर, यानी एक सन्यासी टाइगर की तरह, एक सन्यासी के साथ रहकर राजा भी मन से एक सन्यासी की तरह फील करने लगता है, उसकी तरह बिहेव करता है। वह किसी को हार्म नहीं करता, रोड नहीं करता, एग्रेशन नहीं दिखाता। धीरे धीरे नियर बाय विलेजेस के लोग केव के आसपास आने लगते हैं। वो दूर से राजा को देखते हैं, एक टाइगर जो शांत बैठा रहता है। लोग आपस में विस्पर करते हैं, फुसफुसाते हैं कि यह कोई ऑर्डिनरी टाइगर नहीं लगता, ये तो कोई सेंट टाइगर है, क्योंकि हमेशा चुपचाप बैठा रहता है, किसी इंसान को नहीं मारता। कुछ लोग तो इतने खुश हो जाते हैं उसको, टाइगर को देखकर, कि उन्हें लगता है कि ये कोई संत है, ये कोई संत का अवतार है, और वो उसके लिए ऑफरिंग्स यानी प्रसाद लाते हैं, उसको चढ़ावा तक चढ़ाने लगते हैं। फियर धीरे धीरे क्यूरोसिटी और रेवरेंस में बदलता है। लोग उसकी रेस्पेक्ट करने लगते हैं, लोग उसे पूजनीय यानी रेवरेंस देते हैं। राजा इसको कैसे ऑब्जर्व करता है? राजा कहता है, दे फियर्ड मी लेस व्हेन आई फियर्ड देम नो मोर। अब मैं उनसे डर नहीं रहा तो वो लोग भी मुझसे डरना कम कर रहे हैं। यानी कि अब उसकी तो छवि एक संत की तरह होने लगी है। इस केव एपिसोड के दौरान एक और चीज़ होती है, यहाँ पर आती है द मास्टर की वाइफ। यानी ये मास्टर जो है हमेशा से साधु नहीं था, ये पहले आम लोगों की तरह समाज में रहा करता था और यहाँ पर उसकी एक वाइफ भी हुआ करती थी। अब एक दिन जब वो केव में रहते हैं तो वाइफ उससे मिलने आती है। वह मास्टर और राजा को देखकर इनिशियली थोड़ा फ्राइटन्ड होती है, डरती है। मास्टर उसे रीअश्योर करता है, उसे विश्वास दिलाता है कि उसको इस टाइगर से डरने की ज़रूरत नहीं है। वाइफ राजा के काम बिहेवियर को देखकर बड़ा सरप्राइज हो जाती है। फिर स्टोरी आगे चलती है। मास्टर और उसकी वाइफ के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत होती है। वाइफ कहती है कि अब टाइगर टेम हो चुका है, यानी कि तुमने इसको लगाम कस दी है, इस पर तुमने इसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से ढाल दिया है। तो अब मास्टर को एक नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ में लौट जाना चाहिए। वह सेफ्टी और स्टेबिलिटी की बात करती है, यानी कि बहुत पहले मास्टर अपनी वाइफ को छोड़कर आ चुका था, उसने दुनियादारी छोड़ दी और अब वो यहाँ पर केव में आकर स्पिरिचुअली रहने लगा था।
लेकिन जब उसकी वाइफ वापस आती है तो वो वापस आकर मास्टर को मनाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, अब तुम्हें वापस सोसाइटी के बीच चलना चाहिए। लेकिन मास्टर मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने इस टाइगर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब मैं इसे संभालता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूँ। तो वाइफ उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब ये टाइगर इतना सफिशिएंटली टेम हो चुका है कि ये तुम्हारे बगैर रह लेगा। मास्टर कामली जवाब देता है कि राजा के साथ उसका अनुभव उसे एक हायर ट्रुथ की ओर ले गया है। वह रिनंसिएशन यानी कि त्याग और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है। और वाइफ इस बात को सुनकर थोड़ा इमोशनली हर्ट होती है, क्योंकि वो मास्टर को खोने का पेन महसूस करती थी। वो मास्टर को मिस करती थी। वो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ वापस लौट जाए। राजा इस कॉन्वर्सेशन को साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और ये समझता है कि सेक्रीफाइस सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए भी पेनफुल होता है। अभी तक राजा तो एक जानवर है ना, वो कभी इंसानों के बारे में थोड़ी जानता था, लेकिन मास्टर की कंपनी में आने के बाद में उसको ह्यूमंस के बारे में इतना कुछ पता चला। और जब उसने वाइफ की ये बातें सुनी टाइगर ने, तो उसको एक चीज़ महसूस हुई कि जिस प्रकार हम जानवर भी पेन को महसूस करते हैं, ह्यूमंस भी पेन को महसूस करते हैं। वो क्या कहता है, आई सॉ दैट द मास्टर हैड रिन्याउंस्ड मोर देन आई एवर हैड। और उसी वक्त उसको महसूस होता है कि यार त्याग तो मास्टर ने भी किया है, मास्टर ने भी तो अपनी फैमिली को छोड़ दिया था और वो एक संत, एक सन्यासी की ज़िंदगी जी रहा है। उसको लगता है कि त्याग, मुझे लगता था कि सिर्फ मैंने अपने जीवन में किया है, लेकिन मेरी तरह तो मास्टर ने भी इतना त्याग ऑलरेडी किया है। यानी कि अब उसको ये चीज़ महसूस हुई। कुछ समय बाद अथॉरिटीज़ और सोसाइटी का प्रेशर बढ़ने लगता है। लोग ये फियर करते हैं कि भले ही ये कितना ही शांत क्यों ना हो, लेकिन ओपन टाइगर चाहे काम ही क्यों ना हो, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और मास्टर को भी ये चीज़ समझ में आती है कि राजा को वो हमेशा अपने साथ में केव में नहीं रख पाएगा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मास्टर को अच्छा लगता था उसकी कंपनी में, और राजा और वो तो एक दोस्त की तरह बन गए थे, हमेशा साथ में रहते, हमेशा साथ में बातें करते, फूड तक शेयर करते। लेकिन ऐसे में राजा को हमेशा थोड़ी रखा जा सकता है, और मास्टर को ये बात समझ में आने लगी कि मैं परमानेंटली तो इसको साथ में नहीं रख पाऊंगा। तो चैप्टर 11 के अंत तक आते आते ये क्लियर हो जाता है कि राजा की लाइफ एक फाइनल स्टेबल अरेंजमेंट की ओर बढ़ रही है। स्कूल से पैनिक से लेकर केव की साइलेंस तक राजा का इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, पहले वो एक सर्कस में रहा, फिल्म मेकिंग में उसने पार्ट किया, और उसने एक गोट को मारा, उसने कैप्टन को मारा, उसने पूरे गांव में पैनिक फैलाया, और अंत में जाकर वो जब केव में साइलेंट हुआ तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगता है जैसे कि अब कंप्लीट हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के एंड की ओर, चैप्टर नंबर 12, जो कि एक्सेप्टेंस, रिनंसिएशन एंड द फाइनल कंटेनमेंट। क्या मतलब हुआ इन वर्ड्स का, वो आपको चैप्टर आगे पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। चैप्टर 12 इस नोवेल का अंतिम चैप्टर है और राजा की लाइफ को कंप्लीट सर्कल में लाकर समझाता है। कैसे? जंगल की फ्रीडम से लेकर जू की एक्सेप्टेंस तक। चैप्टर 11 में स्कूल एपिसोड था। केव लाइफ के दौरान राजा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब वो कोई वायलेंट बीस्ट नहीं है, ना ही कोई फ्राइटेंड डरा हुआ एनिमल, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और एक डिसिप्लिन्ड बीइंग बन चुका है। द मास्टर के केव में राजा का जीवन शांत और संतुलित है। राजा फ्रीली केव के आसपास बैठता है, चलता है, मास्टर की प्रेजेंस में काम रहता है। नियर बाय लोग उसे देखने आते हैं, वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। लेकिन मास्टर धीरे धीरे ये जान जाता है कि वो उसको भले कितना ही अपने साथ में रखे, लेकिन ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। सोसाइटी ओपन टाइगर को कभी परमानेंटली एक्सेप्ट नहीं करेगी। अथॉरिटीज़ और एजुकेटेड लोग मास्टर से बातचीत करते हैं, उसे बताते हैं कि राजा के लिए अब तुम कोई परमानेंट या सेफ अरेंजमेंट देखो। और यहीं से एक इम्पोर्टेंट इमोशनल एपिसोड शुरू होता है। वो क्या है? अब देखिए, मास्टर भी एक मजबूरी में है। मास्टर ये जानता है कि मैं बहुत खुश हूँ राजा के साथ रहकर, लेकिन ये दुनिया, ये सोसाइटी कभी राजा को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये टाइगर हमेशा से ओपनली घूमे। अल्टीमेटली तो लोग डरेंगे ही ना राजा से, आज भले वो कितनी इज्जत क्यों ना दिखाते हो मास्टर के लिए, राजा के लिए। लेकिन अब ज़रूरत है एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की। तो ऐसे में अब मास्टर राजा को कन्विंस करता है, उसे आश्वस्त करता है कि अब वक्त आ गया है, उसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मास्टर राजा को फोर्स नहीं करता और ना ही आदेश देता है। वह राजा से कामली, लविंगली और लॉजिकली बात करता है। वह राजा को समझाता है कि अब वह ओल्ड हो रहा है। यानी मास्टर कहता है कि देखो, मैं ओल्ड हो रहा हूँ। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब कम होती जा रही है। अगर फ्यूचर में वह बीमार पड़ा या गिर गया तो राजा की केयर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। मास्टर उसे कहता है कि तुम मेरी भी तो बात समझो। अगर वो डायरेक्टली राजा को कहता है कि तुम चले जाओ, चिड़ियाघर में चले जाओ, तो वो नहीं जाता राजा भी।
लेकिन मास्टर उसे प्यार से समझाता है कि देखो तुम मेरी ओर, मैं ओल्ड हो रहा हूँ, मैं फिजिकली दिन प्रतिदिन वीक हो रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन बीमार पड़ जाए या गिर जाए तो फिर राजा की केयर कौन करेगा। तो मास्टर राजा को समझाता है कि राजा को हमेशा वह अपने साथ में नहीं रख सकता, सोसाइटी राजा को कभी खुले में नहीं रहने देगी, और ऐसे में जू ही राजा के लिए एक जगह है। वो पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक प्रोटेक्शन होगा। वो राजा को मनाता है कि तुम मास्टर को यानी मुझे छोड़ दो और जू में चले जाओ, चिड़ियाघर में चले जाओ। मास्टर राजा को यह फील नहीं होने देता कि उसे छोड़ा जा रहा है, वह सेपरेशन को नेचुरल और एक नेसेसरी प्रोग्रेशन की तरह प्रेजेंट करता है। यहीं पर तो डायलॉग्स है, ये पूरा नोवेल इसी प्रकार के डायलॉग से भरा हुआ है। मास्टर राजा को यह समझाता है कि तुम मुझसे अलग नहीं हो रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जू में भेजकर खुद से अलग कर रहा हूं, ये एक सेपरेशन की तरह मत देखो, ये सेपरेशन नेचुरल है, ये एक प्रकार का प्रोग्रेशन है। यानी जीवन में अक्सर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसा करना पड़ता है। जैसे कि एक बच्चा हमेशा परिवार के साथ हो सकता है ना रह पाए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए उसे अलग भी होना पड़े, तो ऐसे में ये लाइफ का नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो ये ना समझे राजा कि उसको दूर किया जा रहा है, बल्कि ये समझे कि ये उसके जीवन का अगला पड़ाव है। राजा इस परसुएशन को याद करते हुए कहता है कि उसे डराया नहीं गया बल्कि प्यार से समझाया गया। और राजा क्या कहता है, ही टोल्ड मी जेंटली दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड कुड नॉट ऑलवेज लुक आफ्टर मी। और राजा स्वीकार करता है, आई अंडरस्टूड दैट ही वॉज नॉट रिजेक्टिंग मी बट प्रिपेयरिंग मी फॉर व्हाट मोस्ट कम। राजा मन ही मन समझ गया कि मास्टर मुझे तैयार कर रहा है आगे आने वाले जीवन के लिए, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा। राजा के मन में कहीं इस बात को लेकर गुस्सा नहीं है कि जीवन में पहली बार तो एक आदमी मिला जो मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है, बल्कि राजा ये समझ रहा है कि हाँ, वो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो मुझे तैयार कर रहा है मेरे आगे के जीवन के लिए। राजा जू जाने के लिए इसलिए रेडी हो जाता है क्योंकि पहली बात, उसने मास्टर पर कंप्लीट ट्रस्ट डेवलप कर लिया होता है। वह सेल्फ कंट्रोल और डिटैचमेंट को सीख चुका है कि किसी से कभी अटैच होकर नहीं रहना। डिटैचमेंट को वो काफ़ी हद तक सीख चुका है और वह जान चुका है कि ट्रू डिसिप्लिन अटैचमेंट से ऊपर है। अगर आप ट्रूली डिसिप्लिन्ड रहना चाहते हो तो आपको अटैचमेंट से दूर हटना पड़ेगा। राजा हमेशा मास्टर से अटैच होकर नहीं रह सकता, वो ये चीज़ जान गया और वो तैयार हो जाता है जू में जाने के लिए। और जू उसकी लाइफ का एक फाइनल फेज है। इसके बाद राजा को जू में ले जाया जाता है। जू सर्कस जैसा क्रूवल नहीं है और जंगल जैसा डेंजरस भी नहीं है। यहाँ पर राजा को परफॉर्म करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा, उसे रेगुलर फूड मिलता है, क्लीन एंक्लोजर मिलता है, उसको डिग्निटी के साथ रखा जाता है। यानी कि अब राजा फाइनली जू में पहुंच गया, चिड़ियाघर में, और यहाँ जाकर वो फील करता है कि ये जगह एक्चुअली इतनी बुरी भी नहीं है। यहाँ पर उसके साथ में डिग्निटी रखी जाती है, उसे बेवजह चाबुक नहीं मारा जाता, उसे खाने के लिए वक्त पर खाना मिल जाता है, उसे प्रोटेक्शन मिल गई है। तो राजा जू लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए कहता है, आई वॉज नो लॉन्गर हंटेड नोर आई वॉज एडमायर्ड। यहाँ कोई मेरा शिकार नहीं करता, यहाँ मुझे कोई एडमायर नहीं करता, बस मैं सिंपली कंटेन हूँ, मैं अपने आप में सुरक्षित महसूस करता हूँ। जू में जो विजिटर्स आते हैं वो राजा को बड़ी क्यूरोसिटी और डिस्टेंस के साथ देखते हैं। राजा इनडिफरेंट रहता है, राजा को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ एक समान सा है। कोई उसे देखे ना देखे, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी उसे देखने आते हैं, राजा सबके साथ बिल्कुल इनडिफरेंट सा रहता है। उसके भीतर रेज, रिवेंज, एग्रेशन अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और अब वो बिल्कुल फुल्ली कंपोज है, अपने आप में एकदम शांत महसूस करता है। चलिए अब कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है मास्टर और वाइफ का एपिसोड। अब क्या है, इस चैप्टर में मास्टर की वाइफ का फाइनल रेफरेंस भी आता है। हमने पहले देखा था कि एक बार मास्टर की वाइफ उसे केव में मिलने जाती है और वो उसे मनाती है कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट आए, लेकिन मास्टर उसे उस वक्त ये कहकर मना कर देता है कि उसके ऊपर टाइगर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो नहीं जाएगा। वापस एक बार उनकी कहानी का जिक्र आता है। इस चैप्टर में मास्टर की वाइफ का फाइनल रेफरेंस आता है। वाइफ मास्टर से फिर कहती है कि अब टाइगर का एपिसोड तो खत्म हो चुका, टाइगर तो जू में गया, उसे नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ में लौट आना चाहिए। लेकिन मास्टर शांत स्वर में कहता है कि राजा ने उसे लाइफ का डीपर मीनिंग सिखा दिया है। वाइफ दुखी होती है क्योंकि मास्टर का रास्ता अब उससे अलग हो चुका है। वाइफ यहाँ पर समझ जाती है कि वापस मास्टर कभी लौट कर नहीं आएगा, वो अब टाइगर से साथ में रहने के बाद में बिल्कुल एक अलग दुनिया में जा चुका है। और वाइफ को ये रियलाइज होता है कि शायद उसने मास्टर को खो दिया है। यह सीन दिखाता है कि रिनंसिएशन ह्यूमंस के लिए भी उतना ही पेनफुल है जितना एनिमल्स के लिए कैप्टिविटी।
राजा इस इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करता है, उसे समझता है कि सेक्रीफाइस एनिमल्स ही नहीं करते, ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है। अब देखिए फाइनली फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के अंतिम हिस्से में राजा अपनी पूरी लाइफ जर्नी को देखता है। अब वो वहाँ पर जू में है, फाइनली उसने अपनी मास्टर को देखा, मास्टर की वाइफ की बातों को भी उसने देखा था, और अब वो फाइनली जब जू में है प्रोटेक्टेड महसूस करता है, उसे वक्त पर खाना मिलता है, लोग उसे आते हैं देखते हैं क्यूरोसिटी से, और वो बड़ा शांत होकर अपनी दुनिया में जी रहा है। तो ऐसे में कहानी के अंत तक आते आते ये राजा एक दिन बैठकर अपनी उन सारी पुरानी बातों को सोचने लगता है। उसके जहन में वो सारी चीज़ें आती है, उसके बचपन से लेकर आज तक बड़ा होने तक उसने जो कुछ भी किया है देखा है, वो उन सब बातों पर रिफ्लेक्ट करता है। और वो देखता है कि कैसे जंगल का जन्म, उसकी मदर की ट्रेनिंग, फादर की डेथ, टाइग्रेस और कब्स का लॉस, फिर हंटर्स की क्रूएलिटी, सर्कस की ह्यूमिलिएशन, मदन, सिनेमा का एक्सप्लॉयटेशन, कैप्टन का वायलेंस, स्कूल पैनिक, केव साइलेंस और अंत में जू लाइफ, सारी जिंदगी उसके सामने एक मूवी की तरह चलने लगती है। राजा फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है और नोवेल का सेंट्रल मैसेज देता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन दैट वायलेंस इज बॉर्न नॉट इन द जंगल बट इन द ह्यूमन माइंड। अंत में वो एक चीज़ कहता है कि वायलेंस जंगल से पैदा नहीं होता, वायलेंस ह्यूमंस के माइंड में पैदा होता है। उसने कैप्टन को भी देखा, उसने मदन को भी देखा, और लास्ट में उसने मास्टर जैसे एक अच्छे आदमी को भी देखा। यहाँ पर जाकर नोवेल एंड होता है। कहानी के अंत में जू में बैठा राजा अपनी पास्ट लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है और यहीं पर ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। राजा जू में बैठा क्या कर रहा है, अवेयर है, डिसिप्लिन्ड है, एक्सेप्ट कर लिया उसने, कोई रोड नहीं, कोई रेबिलियन नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल साइलेंस के साथ में सब कुछ खत्म हो जाता है। और एंड में आपको ऐसा लगता है जैसे नोवेल आपसे एक सवाल पूछता है कि असली बीस्ट कौन है, एनिमल या ह्यूमन। आपने पूरे नोवेल की कहानी सुनी, आपको क्या लगता है कि राजा यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंट था या इंसान? असली में अगर हम किसी को बीस्ट कह रहे हैं, एक खूंखार जानवर कह रहे हैं, तो खूंखार जानवर कौन है, राजा या इंसान? क्योंकि राजा ने तो हमेशा नेचुरली एक्ट किया, उसने तो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट के बेस पर एक्ट किया, लेकिन ह्यूमंस थे जो कभी ग्रीड से भरे थे, कभी फियर से भरे थे, कभी अथॉरिटी से भरे थे। तो ये एक फिलोसॉफिकल जर्नी है जिसे राजा पूरी तरीके से गुजरता है। जंगलों में अपने जन्म से लेकर अंत में इस जू तक पहुंचने की ये जो कहानी थी, ये राजा का एक प्रकार से फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। यहीं पर जाकर ये नोवेल ख़त्म होता है। नोवेल बहुत बड़ा है, बहुत सारे पेजेस हैं, मैंने कई सारी चीज़ों को स्किप भी किया आपके लिए बिकॉज वो शायद इतनी रेलेवेंट नहीं रहती। अब आपको पूरा नोवेल ना पढ़ना पड़े, फिर भी आप ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर दे सको, इसलिए मैंने इस कहानी को शॉर्ट में समराइज़ किया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैंने नोवेल में कई पार्ट्स को स्किप किया है बिकॉज वो मुझे नहीं लगा एग्ज़ाम के रेलेवेंस से अभी ज़्यादा रहेंगे। आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी। आप चाहो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, समझने की कोशिश करना जो इसमें कहानी है। एक दो बार आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको ये कहानी याद हो जाएगी। अब मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा जिस वीडियो में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, शॉर्ट रखेंगे उस वीडियो को। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वेरी शॉर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आप जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए उसको बता सको। वैसे आपने कहानी सुन ली तो अगर कोई अलग सा क्वेश्चन भी आया तो काफ़ी हद तक आप आंसर दे पाओगे। मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।